ज्ञान प्रोग्राम के 9वें दिन के आखिरी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मज़ेदार बात यह है कि यह सत्र दो विचारकों के साथ शुरू होने जा रहा है। प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी का हम इस सत्र में स्वागत करते हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर गंगा साहब मीणा भी जुड़ेंगे। ये व्याख्यान के रूप में न चलते हुए बातचीत के सत्र के रूप में आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस सत्र में अपने सवालों के साथ, अपनी जिज्ञासाओं के साथ बातचीत के सत्र में जुड़िए। और हमेशा की तरह, हर दिन की तरह भी ये सत्र बहुत ही रोचक होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बजरंग बिहारी तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि वो इसकी शुरुआत करें। स्वागत है सर। आदरणीय नवीन जी, मैडम गंगा साहब मीणा जी, ये अच्छा है कि ये बातचीत की शक्ल में है और हम दो लोग हैं इस विषय पर कुछ कहने के लिए। जो अस्मिता मूलक साहित्य है, पिछले कुछ दशकों से उसके अनुवाद को लेकर के सर्वाधिक बातचीत होती रही है। उसका सबसे ज़्यादा अनुवाद भी होता रहा है। बाहर बात कर रहे थे देवशंकर नवीन जी और मैडम भी इस बात को कह रही थी कि इसमें राजनीति भी काम करती है अनुवाद के क्षेत्र में, और बाजार भी, वो यहाँ पर भी है। वो अस्मिता मूलक साहित्य के संदर्भ में भी वो चीज़ है। किस किताब का, किस विधा का अनुवाद होगा और कौन सी विधा पीछे छोड़ दी जाएगी, कई फैक्टर इसको तय करते हैं, कई कारक होते हैं जो इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल शुरू मतलब जिसको कहते हैं कि ABC से रखें अगर, तो ये कि जो अस्मिता है, उसकी जो व्युत्पत्ति है, वो जो अस धातु है, होना है के अर्थ में, उसमें लट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन है अस्मि। तो अस्मि से अस्मिता होती है और शैव दर्शन में वो अहंकार के अर्थ में है। नामवर जी कहा करते थे कि इसमें एक तरह की नकारात्मकता है, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि कोई भी शब्द अपने साथ दो अर्थ रखता ही है कम से कम। एक तो जो कोशीय अर्थ होता है, लेक्सिकल मीनिंग होती है, और एक जो ऐतिहासिक अर्थ होता है। तो कोशीय अर्थ में भले एक वचन में हो और अहंकार वाला हो, लेकिन जो ऐतिहासिक अर्थ है उसमें वो बहुवचनात्मक है और वो सकारात्मक है। जो एक पहचान दे दी जाती है, ये इसको लेकर के बड़ी बहस हुई है कि भारत में व्यक्ति संभव है कि नहीं। कई समाजशास्त्रियों ने, कई तरह के विचारकों ने इस पर विचार किया है, इस पर ध्यान दिया है कि ऐसे समाज में जहाँ पर जाति जन्म से पहले तय है और मरने के बाद भी सक्रिय रहती है, वहाँ पर व्यक्ति संभव नहीं है। होमो हायरार्किकस के लेखक ने तो यही कहा कि समाज में व्यक्ति संभव नहीं है। या तो आप सन्यासी बन जाइए, तब तो आप व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन तब तो आप उसका विलय कर देंगे, अपने का ही विलय कर देंगे। तो मिला करके ये कि नहीं, यहाँ संभव नहीं है। ऐसे समाज में जो भी नया कहें कि ढांचा, सामाजिक ढांचा बनता है, वो तो व्यक्ति को महत्व देने वाला होना चाहिए, उसके बगैर संभव नहीं है। उसी से ये चीज टूटती है। एक विचारक हुए मराठी के,
शरद पाटिल, उनको वहाँ के लोग कॉमरेड शरद पाटिल कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अनित्यवाद है, अनित्यवाद ही इस नित्यवादी वर्ण व्यवस्था को तोड़ सकता है। जब कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है, तो उसी तरह से ये जो जड़ सामाजिकता है, जड़ ढांचा है, सामाजिक ढांचा है पहचान का, उसको तोड़ने के लिए तो व्यक्ति का उभार जरूरी है। लेकिन व्यक्ति के उभार के साथ बहुत सारे कहें कि बहुत सारे खतरे हैं। उन खतरों से आप वाकिफ हैं और किस तरह से उसका पूंजीवाद ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है उस व्यक्ति का। तो उसके लिए लोग अमेरिकी व्यक्तिवाद को, जिसको एक चिंतक मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन या क्या नाम उनका है, मैकफर्सन, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, तो वो भी एक उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन व्यक्ति के उभार को एक जातिवादी ढांचे में देखना चाहिए कि ये कोई सकारात्मक चीज है जो अपने साथ पूर्व निर्धारित पहचान लेकर के ना आए। बहुत सारे नाम थे इस, जिसको पंचम वर्ण कहते हैं, जिसको शूद्र कहते हैं, शूद्रातिशूद्र कहते हैं, अतिशूद्र कहते हैं, अछूत अस्पृश्य कहते हैं, लेकिन गांधी जी ने हरिजन कहा। लेकिन उसने अपने लिए जो तय किया, वो जो अस्मिता अपनी तय की, वो तो दलित थी। और दलित का भी देखिए कि कोशीय अर्थ क्या है, तो टूटा हुआ, लेकिन उसका जो ऐतिहासिक अर्थ है वो जुड़ा हुआ, जो अपने समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो अपने समुदाय को जोड़ रहा है, वो दलित है उस अर्थ में। और जो जिसको ब्रोकन कहते हैं, दलित का अर्थ तो वही है, ब्रोकन मैन। लेकिन जो पुराना अर्थ है टूटा हुआ, उसमें तो ये बात आती नहीं है। तो ये जो पैंथर के आंदोलन ने इसको नया अर्थ दिया, जो ऐतिहासिक अर्थ मिला दलित को, वो यही से है। तो वो तो जो अन्याय के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है, जो डोसाइल नहीं है, जिसको आप पालतू नहीं बना सकते, वो दलित है। तो अनुवाद के लिए जब तक आप उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वाकिफ नहीं हैं, जब तक आप उसके निर्मिति की प्रक्रिया नहीं जानते, अनुवाद के साथ न्याय नहीं हो सकता, ऐसा है। इसलिए इन चीजों का जो कीवर्ड्स हैं, उनका इतिहास जानना ही चाहिए। तो जो इस समुदाय ने अपने लिए तय किया वो दलित था। उसको लेकर के भीतर बहुत बहसें हैं, दलित विमर्श के भीतर बहुत बहसें हैं। कोई अपने को प्रबुद्ध कहता है, कोई अम्बेडकरवादी कहता है, कोई दूसरा नाम लेता है, नवबौद्ध कहता है, लेकिन चला तो यही है नाम। मराठी में चूंकि ये बहस बहुत तीखी रही है, बहुत गहरी रही है, तो वहाँ तो दो अलग अलग साफ साफ खेमे हैं, दो क्या तीन। तो एक जो डोमिनेंट है वो तो जो अपने को मतलब दलित पहचान, दलित अस्मिता के साथ रखता है, और उसी को कहता है कि चूंकि ये स्वीकृत हो चुका है तो इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि अर्थ तो हम भरते हैं, अर्थ तो हमारा समय भरता है, हमारी सक्रियता भरती है, इसलिए इसको लेकर के कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब हिंदी में उसमें से एक विधा आत्मकथा आई, तो भी मराठी में भी वो झगड़ा था, हिंदी में भी झगड़ा रहा कि इसको क्या नाम दिया जाए। जो शुरुआती अनुवाद छपे हैं मराठी के हिंदी में, उसमें तो उपन्यास लिख दिया गया है, वो क्योंकि उपन्यास की बिक्री होती थी, तब ये इसको लेकर के शक था कि आत्मकथाएं बिकेंगी, तो तब उसको उपन्यास कहा गया। फिर कहा गया औपन्यासिक आत्मकथा, फिर आखिरी में आत्मकथा। अभी तो उपन्यास भी छप जाए तो उसको भी आत्मकथा कह देते हैं, क्योंकि उसका मार्केट है। तो ये है कि इस तरह से मार्केट अपनी भूमिका अदा करता है। शुरू में देखें, ये आत्मकथा को लेकर जो बहस है वो ये कि आत्मकथा ना कहा जाए, क्योंकि कथा में जो काल्पनिकता होती है वो इसमें नहीं है, और आत्म में जो आध्यात्मिक एक स्पर्श हो जाता है, सोल वाला आत्मा, वो भी नहीं है।
तो इसके लिए इसको स्वकथन कहा गया, स्ववृत्त कहा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप जानते हैं कि समय के साथ हिंदी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कहा कि ये सब नहीं है, आत्मकथा के रूप में ही उसको रहना चाहिए, ये वितंडा है, झगड़ा जो है इसमें कोई अर्थ नहीं है। और उन्होंने इसी मतलब जो लिखा, जो कुछ लिखा वो इसी शब्द के साथ लिखा कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, कंटेंट हमारा है, इसलिए उसको नया अर्थ अपने आप में मिल जाएगा। जो चीज ध्यान देने की है वो ये कि ये जो दलित लेखन है वो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जो इतनी सक्रियता है, कोई किताब आती है और उसका तुरंत अनुवाद हो जाता है तमाम भारतीय भाषाओं में दलित साहित्य की, और ये भी कि जो अनुवाद करते हैं अक्सर उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं जिस पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ, कथादेश, 2003 से लिख रहा हूँ। 2004 से उन्होंने कहा आप कॉलम लिखिए, तो कॉलम शुरू किया लिखना। दलित प्रश्न के नाम से साल भर के लिए कॉलम मिला था कि मराठी और हिंदी के बीच जो कुछ मतलब साझापन है और जो भिन्नता है उसको हिंदी के पाठकों को परिचित कराऊंगा। तो दौड़ लगी वहाँ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, खासतौर से मुंबई, और वहाँ से कुछ अनुवाद करा करके, कुछ सीधी बातचीत करके, इंटरव्यू के जरिए सामग्री आती रही, लाता रहा और छपती रही वो सब चीज़ें। शरण कुमार लिम्बाले का इंटरव्यू बड़ा चर्चित हुआ। उन्होंने इन दोनों के बीच में जिस एका की बात की, कहा कि वो सब पर लागू होता है। कहा क्योंकि वर्ण व्यवस्था पूरे मतलब पैन इंडियन है, अखिल भारतीय है, इसलिए दलित लेखकों का और दलित आंदोलन के समर्थक लोगों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क बनना चाहिए। और फिर मैंने ये बात कही अपने संपादक से, उन्होंने कहा ठीक है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। और करते कराते 20 साल से ऊपर हो गए। एक काम जो साल भर के लिए लिया था वो 2 दशक उसी में काट दिया। अभी लगता है कि नहीं, बहुत सी चीजें छूट गई हैं, लाओ 2 साल और 3 साल और जाएगा ये कॉलम। तो इसी तरह से एक चीज है जो आपको पकड़ लेती है। और मैं जानता हूं कि इतने सारा अनुवाद कराया, पहले हमसे कहा था हमारे संपादक ने कि आपको हम मानदेय तो दे नहीं सकते, लेकिन जो आप यात्रा करेंगे और जहां रुकेंगे वो खर्चा हम आपको दे देंगे। तो जब मैं 1-2 जगहों पर गया शुरू में, तो लौट करके मैंने टिकट उनको भेज दिया। तो उन्होंने कहा बजरंग जी पत्रिका चलाएं कि आपको किराया दें। तो बात उनकी सही भी थी। बोले कि आप कमिटमेंट के चलते कर रहे हैं, आपको आपकी नौकरी है, आपको सैलरी मिलती है, हमको कौन सी सैलरी मिलती है। शीला दीक्षित का समय था और वो पत्रिकाओं के लिए स्वर्ण काल था, ठीक है। ये बात की जो सरकारें आई उनके लिए तो साहित्य बहुत क्या कहें, मतलब कि वो खत्म ही हो जाए तब ठीक है। तो वो हर अंक के लिए कुछ धनराशि तय करके मैंने देती थी। उनकी जो अकादमियाँ थी, हिंदी अकादमी बड़ी, उसके पास पैसे थे और वो हर जितने भी अंक आएंगे उतना चेक पहुंच जाता था। तब तो सब चलता था। उसके बाद में फिर सूखने लगा। अभी तो कोई विज्ञापन भी नहीं मिलता। 8-10 सालों से हिंदी की जो पत्रिकाएं हैं उनको विज्ञापन नहीं, सरकारी विज्ञापन बिल्कुल नहीं। प्राइवेट क्यों अपना विज्ञापन देंगे, तो वो तो तरह तरह के कारणों से डरते भी हैं कि विज्ञापन दिया तो कहीं फंस ना जाए कि उन फलाने कंपनी का विज्ञापन कथादेश में छपा। कथादेश तो भाई उस तरह से सरकार समर्थक पत्रिका है नहीं। तो ये है एक मतलब जो असल संकट है वो ये है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये आंदोलन ही है या आंदोलन धर्मिता है इसकी, कि इतना मैंने शुरू में मराठी में काम किया, फिर उड़िया में चला गया, उसके बाद में बंगाल में 5-6 साल तक उसमें लगा रहा कि जो बांग्ला दलित साहित्य है, खुद जो बांग्ला के लेखक हैं वो नहीं मानते थे कि हमारे यहाँ दलित साहित्य है। लेकिन जब बताया कि इतने सारे संगठन हैं, इतनी पत्रिकाएं हैं आपके यहाँ बांग्ला में, तस्लीमा नसरीन से बात हुई मेरी,
तो उनकी मैं राय जानना चाह, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई बांग्ला में हमारे यहाँ दलित साहित्य नहीं है, वो आपके यहाँ का मामला है, हमारे यहाँ ऐसी कोई राजनीति, हमारे यहाँ जातियां ही नहीं है। तो ये अच्छा ठीक यही बात कही महाश्वेता देवी ने भी कि आप बंटवारा करने मत आइए हमारे यहाँ, अपने यहाँ आप चलाइए इसको दलित साहित्य, मराठी में चलेगा है, बांग्ला में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब लगे रहे 4-5-6 साल तक और चीजें, बहुत सारी चीजें मिली, इतना तो काम हुआ है, किताब ही पूरी आ गई, तो उसके बाद में तो मानना ही था लोगों को। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बाद में फिर बांग्ला से चला गया, कन्नड़ में किताब पूरी करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसके पहले लगा कि नहीं दूरदर्शन से शुरू करें, तो मलयालम में उसने ज्यादा वो कर लिया कि भाई मैं तो मैंने, आप लोग जानते होंगे कि केरल का इतिहास क्या है, वहां पर स्लेवरी कैसी थी, फिर किस तरह से आए मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज, LMS CMS, कैसे कन्वर्जन हुआ, कैसे शिक्षा फैली, कैसे लिखना पढ़ना शुरू हुआ, वहाँ का मूवमेंट, सोशल मूवमेंट कैसा रहा, और दलित साहित्य किस तरह से वहाँ से निकला। तो वो ABC से शुरू करके उसने 7 साल उसमें लिए। मेरे निर्माण में भी जो कुछ समझता हूँ उसमें भी बड़ी भूमिका उसकी रही, उस काम की। लेकिन फिर वो जो काम आया, वो जो बिल्कुल नहीं जानते केरल के बारे में, उनको थोड़ा उससे परिचित कराने का एक उपक्रम उसको देखना चाहिए। इसी तरह से फिर कन्नड़, फिर ये तमिल में कुछ काम किया, 1 आध साल रहा, फिर आ गए गुजराती में, गुजराती वाली किताब भी शायद आ ही जाए इस साल, तो वहाँ, लेकिन वहाँ गुजराती में बहुत दिक्कत नहीं हुई। मराठी के ठीक बगल में है, गुजराती दलित साहित्यकारों की उनका जो कहें कि रवैया है तमाम मुद्दों के प्रति, वो बिल्कुल भिन्न है मराठी से। जैसे मान लीजिए गांधी के प्रति आप जानते हैं, कही गई बात है, लेकिन जिन लोगों ने वो सीरीज पढ़ी होगी उनको तो पता ही है। बहुत सारी कविताओं का अनुवाद किया है जिसमें गांधी को लेकर बहुत सम्मान प्रकट किया गया है, कहीं कहीं असहमतियां भी उनके विचारों से, लेकिन जो टोन गांधी को लेकर के मराठी में है, और वो जो 80 के दशक वाला टोन है, उसमें गाली गलौज भी है गांधी को लेकर के। बाद में तो वो अभी तो बहुत शांत हो गया है, अभी तो ये मानकर चला जा रहा है कि एक अलायंस बनना चाहिए, बन भी गया है। वो जो है ना बिहारी का दोहा, कहुलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग, तो वो चीज लागू होती है। तो इस तरह से हुआ। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो आंदोलन होता है, आंदोलन पैदा करता है कमिटमेंट, और कमिटमेंट में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, मुझे तो मिले क्योंकि 20 साल से यही काम कर रहा हूं, जो बिना कुछ पैसा लिए, बिना किसी माने नाम भी नहीं मत दीजिए हमारा, नाम देने की जरूरत नहीं है, नाम फलाने का दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए और हम अनुवाद करेंगे। इसी तरह से पंजाबी से कराया, बांग्ला से और तमाम भाषाओं से इसी तरह से हुआ, मलयालम से हुआ। हमारे गुरुजी थे जो हमको सिखाते थे मलयालम, सीख नहीं पाया, तब लगा था कि सीख गया, लेकिन जैसे ही छूटा वैसे सब भूला। अभ्यास के बगैर तो भाषाएं आती नहीं हैं, और जो जहीन लोग होते हैं उनको तो भाषाएं आ जाती हैं। मैं सीख नहीं पाता हूं, तो मैं तो बिल्कुल से अनुवादकों पर ही निर्भर करता हूं, और अनुवादक हर भाषा में बिल्कुल खुले मन से वो आए, और उन्होंने माने कि 5-5, 6-6 लोगों की टीम बना दी, उसके बगैर संभव नहीं था। आप में से कुछ लोग, संभव है नवीन जी या गंगा सहाय जी इसको इस रूप में ले कभी कि कथा देश में जो अनुवाद छपता रहा है दलित साहित्य का भारतीय भाषाओं से, वो उसका कहें कि उसकी एक पड़ताल तो होनी चाहिए। 20 साल कम नहीं होते, बहुत सी चीजें आ गई, बहुत सी चूकें हुई हैं, बहुत सी दिक्कतें हुई हैं उसमें, लेकिन सुधार भी किया है जहां पर लगा कि नहीं इसको थोड़ा बदलना चाहिए। वो ये है कि उस कमिटमेंट ने सब करवा दिया। उस आंदोलन के कारण जो कमिटमेंट
जो जो प्रतिबद्धता बनती है वो फिर किसी कहें कि कुछ मिलेगा इसलिए हम अनुवाद करेंगे, हमारी डिग्री में कुछ इजाफा हो जाएगा इसलिए करेंगे, इसमें फिर उसका भरोसा नहीं है। वो तो शुद्ध इसलिए कि ये जो परिवर्तन का महाअभियान चल रहा है उसमें हमारा भी थोड़ा योगदान हो जाए। और इसी तरह से ये जो महादेश है जिसको हम भारत कहते हैं, इसने माने कि इतना बड़ा कॉर्पस, इतनी बड़ी संपदा अनुवाद के जरिए दलित साहित्य में खड़ी कर दी है। तो ये चीज मतलब अपने अनुभवों से मैंने सीखी। बहुत सारा मैंने अनुवाद किया, जैसे 2-3 भाषाएं हैं जो कोई बोलता जाएगा, क्योंकि लिपि पढ़ने में मुझे मुश्किल होती है। लिपि पढ़ लेता हूँ इसकी गुजराती की, या उड़िया कोई बोलता रहे तो उसका कर दूंगा, कुछ किया भी है। पंजाबी कोई बोलता रहे तो उसका कुछ पल्ले पड़ जाता है, क्योंकि जो मूल शब्द हैं वो तो सहायक क्रिया छोड़ दीजिए, मूल शब्द प्रॉपर नाउन वही है, जो अवधारणात्मक पद हैं वो वही हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं होती। कुछ मतलब ऐसा है कि कोई जो उस भाषा का, जिसको ठीक से हिंदी नहीं आती और मुझे भाषा नहीं आती, लेकिन हम मिल करके उसके साथ बैठ करके हम करते रहे, क्योंकि एक साझापन है, और वो साझापन बहुत पुराने समय से ही, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उसने एक वो साझापन मतलब जो दिखता है कि अच्छा ये तो ये शब्द तो चैतन्य चरितामृतम में आया है, जो बांग्ला की कहे कि गौरांग महाप्रभु की बायोग्राफी, उसमें तो ये शब्द आया है। ये इस तरह, अब वो ब्रजबुली में है, वो थोड़ा हम भी समझते हैं, थोड़ा वो समझते हैं, तो वो जो जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उसने वो साझापन दिया, और उसकी पृष्ठभूमि में फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, तुकाराम ने इसका किया था इस्तेमाल, किया था, ज्ञानेश्वरी में ये शब्द आया है, तो इसको ऐसे लिखा जाए, क्योंकि तब इसका अनुवाद किया था, तो उन्होंने ये जो संदर्भ होता है हम अनुवादकों के लिए, वो वहां से आता है। मतलब जो भक्ति काव्य है वो बहुत सहायक हुआ। तो जो क्या कहें कि 3 विधाएं आप लें अनुवाद के लिए, पहला, और वो 3 विशेषताएं भी हैं अस्मिता मूलक साहित्य की। पहला है कि ये जो साहित्य है वो अनुभव केंद्रित है, अनुभव आधारित है, अनुभव मुख्य है, कल्पना नहीं, अनुभव मुख्य है। अनुभव के भी 3 हिस्से हैं, आप जानते हैं। ये अनुभव जो है स्थूल हिंसा से भरा हुआ है, थप्पड़ मार दिया, गला काट दिया, घर में आग लगा दी, रेप कर दिया, हाथ पांव तोड़ दिया, इस तरह की अनुभव। दूसरा जो है भाषा में वाले जो अनुभव हैं, मतलब हिंसाग्रस्त अनुभव हैं, वो गालियां जितनी हैं, नीचा दिखाने वाली जितनी व्यक्तियां हैं, सब वो दूसरे तरीके की हिंसा है, वो वाले अनुभव। और तीसरा जो जिसको हम कहते हैं संविधान लागू हुआ, SC/ST एक्ट किसी भी रूप में वो आ गया तो लोग थोड़ा डरे कि भाई नॉन अवेलेबल, गैर जमानती ये ऑफेंस है, तो कुछ ऐसा ना करें, गाली न दें। तो उसके लिए फिर एक नई चीज ईजाद हुई जिसको हम ह्यूमिलिएशन कहते हैं, अवमानना। तो जो ये अवमानना है, जिसमें इशारों में जो है वो कुछ ऐसा कर दिया गया कि अगले को उसकी औकात बता दी गई। इसको मतलब लीगल टर्म्स में कह पाना मुश्किल होता है। माने अगले ने आपको आपकी औकात बता दी, लेकिन आप उसको मुद्दा नहीं बना सकते, उसके आधार पर FIR नहीं कर सकते। तो ये जो अवमानना है, ये बिल्कुल माने अलग तरह का नया अनुभव है, जिसको आप मॉडर्न स्पेसेस कहते हैं,
विश्वविद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, न्यायालयों में सब कुछ होता है, ये सारी चीजें होती हैं, वही जातिवाद काम करता है, लेकिन एक सेफ जोन में जाकर के कि सीधे थप्पड़ मार देंगे तो केस हो जाएगा, सीसीटीवी लगा हुआ है, गाली देंगे तो केस हो जाएगा, चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसलिए कुछ ऐसा कीजिए कि वो समझ जाए। आप गिलास ऐसा रखेंगे, इस तरह से थूकेंगे, इस तरह से मुंह बनाएंगे, इस तरह से पांव पटकेंगे, इस तरह से जो आपके देखने की का तरीका होगा कि अगले को पता हो जाए कि उसकी क्या हैसियत है। तो ये सारे अनुभव जो है वो इस साहित्य में हैं, और वो मुख्य रूप से आत्मकथाएं इसके लिए जो है वो उपयुक्त विधा होती है, क्योंकि जो पूरा दारोमदार है दलित साहित्य का वो इसी बात पर है कि हम अनुभव मूलक साहित्य लिख रहे हैं और अन्य कोई नहीं लिख सकता, जिसका अनुभव नहीं वो कैसे लिख सकता है। तो ये उसके लिए जो अनुभव मूलक साहित्य है, जिसको मैंने कहा कि तीनों तरह की हिंसाएं उसमें हैं, और साथ में ये कि वो फर्स्ट पर्सन की रचना है, इसलिए वो आत्मकथा है। दूसरी चीज जो इसमें आती है, पहले ये अनुभव मूलक है, दूसरा ये आक्रोश मूलक है। अस्मिता मूलक साहित्य जो है उसमें आक्रोश, अगर आक्रोश नहीं है तो वो चीज अपने आप लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि अस्मिता मूलक साहित्य है। आपके ऊपर हिंसा हो रही है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो कैसे मान लें कि ये आप दलित साहित्यकार हैं, आप अस्मिता मूलक साहित्य लिखते हैं, नहीं मान सकते, वो उसमें फिट नहीं बैठती। आक्रोश का होना कि ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को हम नकारते हैं, ये व्यवस्था में हम मतलब हम नहीं हैं, इसको हमको इससे बाहर माना जाए, ये व्यवस्था बहुत यातनादायी है। ये जो चिंतन और क्रोध दो चीजें मिल करके आक्रोश की निर्मित होती है, वो चीज इसके मतलब इसकी बनावट को तय करती है। आक्रोश जो है इसके बनावट, पुराना शब्द है आक्रोश, इसके बनावट को तय करता है। जो तासीर है उसका जो असर होता है उसके साथ ये चीज जाती है। आक्रोश जो है वो मैंने कि आप 3000 साल का या जितने भी साल का आप मानते हैं भारतीय साहित्य, उसको उठा करके जब देखेंगे तब मालूम होगा कि हाँ, इतने से यहाँ तक का जो साहित्य है वो आक्रोश वाला है। और आक्रोश इसलिए बहुत प्रामाणिक लगता है क्योंकि वो प्रथम पुरुष में है, वो उत्तम पुरुष में है, मैं की शैली में है, हमने खुद झेला है, हमने खुद भोगा है उसे, इसलिए उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसके पहले जो प्रगतिवादी साहित्य है वहां पर भी है, लेकिन वो आक्रोश नहीं है, वो कुछ दूसरी चीज है, वो बाद में। लेकिन यह है कि ये जो सीधे अनुभव हो रहा है वो आक्रोश। तो इस ये आक्रोश आप पाएंगे ज्यादातर कविताओं में। कविताएं उठा करके देख लीजिए तो वो उस आक्रोश के सबसे अच्छे, ऐसा नहीं कि आत्मकथा में नहीं है, लेकिन उसके माकूल विधा तो कविताएं ही हैं। और उस आक्रोश का अनुवाद कठिन होता है, ऐसा हमने देखा कि जो आसपास की भाषाएं हैं, माने मराठी से गुजराती में हो जाएगा, गुजराती से हिंदी में हो जाएगा, बहुत मूल बचा रहता है। लेकिन जैसे अंग्रेजी में जब भी करवाया तो वो आक्रोश जो है चला जाता है। अर्थ तो रहता है, लेकिन वो जो उसका स्पर्श है ना, उस गुस्से का, वो उसको मतलब उस भाषा में ले जा पाना कठिन होता है। वो मैंने भी अनुभव किया और भी लोगों ने अनुभव किया जिन्होंने अनुवाद किया कि अर्थ चला जाएगा, अर्थ का अनुवाद तो हो जाएगा, शब्द का अनुवाद तो हो जाएगा, लेकिन उस आक्रोश को ले आ पाना वो कठिन है। वो मतलब महसूस करने की चीज है और उस शब्द के साथ वो चीज लगी रहती है। हमसे पहले जो व्याख्यान उसमें तुलसीदास का जिक्र आया था, उनके यहाँ एक शब्द चलता है माखना, माख जाना। तो वो अब ये माख जाने का अनुवाद मुश्किल से हो पाएगा, अवधि का शब्द है। ये इसी तरह से यहाँ जो दलित साहित्य में है, तमाम भारतीय भाषाओं में जो उनके आक्रोश की अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियां हैं, वो बहुत मुश्किल से पकड़ में आती हैं। इसलिए कविताओं का जब अनुवाद आप पढ़ रहे हो तो समझे कि कुछ ना कुछ छूट तो गया है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो रह गया है। जैसे पाटु शैली है तमिल की, गीत वाली,
ठीक है। तो पाठशैली की जो रचनाएं हैं, एक तो छंद का अनुवाद हो नहीं सकता, अब छंद का अनुवाद नहीं हो सकता तो चीज कुछ मिस कर जाएंगे अनुवादक। दूसरा ये है कि उसके मुकाबले जो प्रतिशब्द है हिंदी का, वो मिलना थोड़ा कठिन है। इसलिए वो जिस हमसे पहले मैडम आप कह रही थी कि कोई अंतर नहीं, हमको तो अंतर लगा कि गद्य का अनुवाद तो हो गया आसानी से, लेकिन कविता वाले में, और वैसी कविता जो आक्रोशमयी है, उसमें मुश्किल आई। और तीसरी चीज है, ये जो साहित्य है, दलित साहित्य है, अस्मितामूलक साहित्य है, ये अधिकार बोध का साहित्य है। अधिकार बोध आप जानते हैं कि एक रियायत की बात नहीं करता, ये अगले का दिल, यानी कि जो गैर दलित हैं, जो सवर्ण हैं, उनका दिल पिघल जाए, इस मकसद से नहीं लिखा जाता। तो अधिकार बोध के साथ है कि भाई हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, और हम दोनों के बुनियादी अधिकार एक से हैं। फंडामेंटल राइट्स में कोई अंतर नहीं है। वो सीधे कहें कि जिसको प्राकृतिक न्याय कहते हैं, उसके तहत आता है, और इसकी मान्यता जो है वो सभी देशों में है, यूएन के तरफ से ये स्वीकृत है। इसलिए हमको जो है वो आपकी रियायत नहीं चाहिए, हमको हमारे होने से, मनुष्य होने से, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो हमको मिलना चाहिए। अधिकार बोध का जो जितना वैचारिक गद्य है, वो सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। यद्यपि यह अधिकार बोध कविता में भी है, उपन्यास में भी है, आत्मकथा में भी है, लेकिन इसके लिए माकूल विधा तो यही है। पहले के इसके जो अस्मितामूलक साहित्य से पहले का जो साहित्य है, उसका जो मूल भाव होता था, अगर वो मार्जिनल सोसाइटी पर लिखा जा रहा है, उसमें कोई दलित पात्र आ रहा है, दलित जीवन आ रहा है, तो वहां ग्लानि बोध कि अगला जो है वो पिघल जाएगा, और उसको अपने बारे में सोचने का माने कि सोचने की मजबूरी महसूस होगी। प्रेमचंद के यहाँ आप देख लीजिए, ठाकुर का कुआं बहुत मतलब मशहूर कविता है, कहानी है, कविता तो उनकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो उसमें जो गंगी है, गंगी के हाथ से छूट जाता है, लगता है कि शेर ने मुंह खोल दिया है और अब जान बचाकर भाग जाना है। जाकर देखती है जोखू वही गंदा पानी पी रहा है। पढ़ते हुए आप जो इंटेंडेड रीडर है, जो अभीष्ट पाठक है, वो तो उस पर तो असर पड़ता है कि अरे हमने ऐसा समाज बनाया है। वो पिघलता है, उसको ग्लानि होती है, वो आत्म प्रक्षालन करना चाहता है। लेकिन जयप्रकाश करदम साहब ने कहा और लोगों ने कहा कि अगर इसी कहानी को हम लिखते तो गंगी के हाथ से वो घड़ा छूटता नहीं, पानी निकालती और जाकर के ठाकुर का गला पकड़ लेती और 2 थप्पड़ लगाती हुई। तो ये जो अंतर है, ठीक है ना, क्योंकि ये अधिकार बोध वाला मामला है कि पानी पर जितना आपका अधिकार उतना हमारा भी अधिकार है। ये कोई आपका जाति कुआं नहीं हो सकता, पानी सबका है। ये जो अधिकार बोध वाला मामला है, वो जो ग्लानि बोध वाला है उससे पहले का। भाई अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शकुंतला है, अगर वो बहस करती दुष्यंत से सभा में, तो ग्लानि थोड़ा पैदा होती ना, ग्लानि पैदा होती देखने वाले जो नाटक देख रहे हैं वो, और ना उस कथा में दुष्यंत के ही मन में कोई ग्लानि पैदा होती अगर शकुंतला बहस करती तो। कि देखिए आपने तो अंगूठी दी थी, उस वक्त दी थी, ये था वो था, मतलब उसके पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें थी। उसके तरफ से 2 लोग गए हैं, सारंगरो शारद्वत। सारंगरो बोलता है अरे भाई ये जो लड़की है इसने तो कभी छल कपट जाना नहीं, और आप तो छल कपट में आपने तो डिग्री धारण की हुई है, तो इनकी बात अप्रामाणिक हो गई और आपकी बात आप्तवाक्य हो गई। ये उसके शब्द हैं। तो वो बोल सकता है, बाकी लोग बोल सकते हैं, या जो देख रहा हुआ प्रेक्षक है वो सोच सकता है। शकुंतला नहीं बोलती, इसलिए वो ग्लानि पैदा हो सकती है, बोलेगी तो ग्लानि नहीं पैदा हो। इस बात को समझिए। तो उस ग्लानि का पुनः अनुवाद कठिन होता है। अधिकार बोध वाली रचनाओं का अनुवाद वो आसान होता है।
इसलिए जो गद्य है, जो वैचारिक गद्य है, वो बहुत आसानी से हो जाता है, उसमें बहुत मुश्किल नहीं आती। और वो पुराने साहित्य वाले में ये जो तत्व है ना, आत्म प्रक्षालन वाला, इसका मौका यहाँ पर नहीं है। इसलिए अभी तक देखेंगे जो दलित साहित्य में एक चीज कमी खटकती है, वो ये कि यहाँ पर रचनाएं व्यंग्य परक नहीं है, सीधे हमला है, वो सीधा बहुत मतलब आक्रामकता है, लेकिन 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 व्यंग्य नहीं। व्यंग्य जैसे मतलब उसके लिए जो इजाद की गई चीजें, ध्वनि और वक्रोक्ति, उसका कोई सहारा नहीं लिया जाता। ध्वनि में कहने की जरूरत नहीं है, सीधे अभिधा में कहा जाए, जो वाच्यार्थ है वो सीधे आए, ध्वनि की क्या जरूरत है, वक्रोक्ति की क्या जरूरत है। ध्वन्यालोक का वो पहले ही उद्योत में तो है वो श्लोक, उसको याद कर लीजिए कि एक व्यक्ति जो है उदास है, दूसरा उससे पूछता है, क्या भाई तुम तो जैसे लगता है कि शमशान के इलाके के वृक्ष हो, झुलसे हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो कहा नहीं, ठीक ही आप कह रहे हैं, असल में वृक्ष ही हूँ, मैं तो सड़क के किनारे हूँ, तब भी मेरे नीचे कोई बैठता नहीं, और वो देखो उतनी दूर पर एक दूसरा पेड़ है, उसके नीचे लोग बैठते हैं, उसके नीचे लोग उसका फल भी खाते हैं, उसका पत्ता तोड़ करके दोना भी बना लेते हैं, उसकी छाया के नीचे सुस्ताते भी हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि वो सड़क से, मैं बिल्कुल सड़क के किनारे हूँ, उतना दूर है। तो अब मेरी पीड़ा आप समझ सकते हो। अब देखिए ये जो ध्वनि है किसके लिए, या जो नायिका है, नायिका कहती है पंडित जी से कि भाई पंडित जी अब आप आराम से घूमिए इस तालाब के किनारे, क्योंकि आप जिस कुत्ते से डरते थे ना, उस कुत्ते को शेर ने खा लिया है और यही कहीं आसपास ही होगा, आप आराम से घूमिए। तो ये जो मार्जिनल लोग हैं ना, जो हाशिए के लोग हैं, जो सबऑर्डिनेटेड हैं, जिनको अधीनस्थ बना दिया गया है, उनके लिए ये दो चीजें आई थी, ध्वनि और वक्रोक्ति, उनके लिए थी। लेकिन ये चीज डिसकंटिन्यू हुई, क्योंकि ये अधिकार बोध जो आया ना, अधिकार बोध ने उसको निरर्थक साबित कर दिया, ऐसा लगता है। चीज निरर्थक नहीं, बहुत ऊंची चीज है। ध्वनि और वक्रोक्ति दोनों ही संप्रदाय, दोनों ही ये कहें कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ऊंची हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए ये एक तरह की सहूलियत भी देती है, इसका ना होना, ध्वनि और वक्रोक्ति का ना होना, व्यंग्य का ना होना बिल्कुल से, ये सहूलियत भी है अनुवादकों को, और साहित्य के रूप में उसकी कमी भी आप कह सकते हैं। हो सकता है आगे चल करके ऐसे लेखक आए, ऐसे रचनाकार आए जो इसका लाभ उठाएं, इस चीज का। क्योंकि ये जो पहले वृक्ष वाला है, वो आप जानते हैं कि कोई दलित आज के 20 साल 50 साल पहले सड़क के किनारे दुकान खोल ले चाय की, और वो चाय दे 50 पैसे में, और वहां चाय मिले 5 रुपए में, तो 5 रुपए वाली चाय पीने लोग जाएंगे, ये नहीं, जबकि इसकी चाय अच्छी होगी, दूध भी इसका अच्छा होगा, पकाया भी अच्छा होगा। लेकिन दलित, अब इसको कैसे कहा जाएगा? तो इसी तरह से वृक्षों के माध्यम से कहा जाएगा ना। तो ये जो ध्वनि का उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षमता है, फिलहाल ये कुछ लंबा ही हो रहा है, मैं भी चाहता हूं कि गंगा जी को सुनूं। तो 3 तरीके से ये अनुवाद का काम चल रहा है। एक तो ये कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से, जैसे मैंने कहा, हिंदी मराठी, हिंदी गुजराती, हिंदी बांग्ला, हिंदी उड़िया, हिंदी कन्नड़। हिंदी कन्नड़ में मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि वहां से अनुवादकों का टोटा है। एक तो ये, अब किताब आएगी तब उसको आप विस्तार से देखिएगा। कन्नड़ का जो दलित साहित्य है बहुत मजबूत है, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाया ठीक से। एक तो ये कि अनुवादक नहीं मिलते, जितने अनुवादक हमको मिल जाते हैं मलयालम से या तमिल से मिल जाते हैं, सबसे अधिक तो मिलते हैं तेलुगु से, तेलुगु हिंदी के बीच में ज़्यादा आवाजाही है, उस तरह से कन्नड़। और दूसरा ये है कि सन 2000 के आसपास कन्नड़ में हुआ कि नई पीढ़ी और बहुत मजबूत पीढ़ी दलित साहित्य में आ गई। उसी समय ये भी एक दूसरी बात भी हुई कि वहाँ पर बहुत सारे एनजीओ बनवा दिए गए। तो वो जो पीढ़ी थी जो लिख रही थी,
हर एक व्यक्ति को एक आध एनजीओ पकड़ा दिया गया कि आप एनजीओ के जरिए काम करें, समाज बदले। एनजीओ कोई एजुकेशन में चला गया, कोई हेल्थ वाले में चला गया, कोई किसी में, कोई किसी में। तो अब वो अभी देखता हूँ, जब उसकी स्टॉप टेकिंग करता हूँ अपने काम की, तो देखता हूँ कि वो लोग, उनका 7, 8, 10 साल चला गया, बजट बनाते थे इतना इस साल खर्च करेंगे, मिलता था उस जो बजट देते थे, मतलब एस्टिमेट देते थे, फिर जो खर्च हुआ उसके बाद में उसका एडजस्टमेंट बिल देते थे, साल उसी में निकल जाता था। 4 साल कर लिया, डिसकंटिन्यू हो गया। अब वो साहित्य उनके बात बस की बात नहीं। उनकी जो कहानी थी, पहली, दूसरी, तीसरी कहानी बड़ी मजबूत कहानी आई थी। पहले, दूसरा, तीसरा कविता बड़ी अच्छी कविता थी, बहुत तेजस्वी कविता थी, वो चीज चली गई। ये एक काम हुआ, एनजीओ ने कुछ ऐसा किया। तो एक मतलब हिंदी का अन्य भाषाओं से, भारतीय भाषाओं से जो अनुवाद है, अन्य भारतीय भाषाओं आपस में अनुवाद जो उनका करती हैं। मलयालम में कोई रचना आई तो तेलुगु वाले कर लेते हैं, तेलुगु में कुछ आया तो तमिल में चली जाती है, तमिल में, मराठी में वो जल्दी आ जाती है। मराठी की सारी रचनाएं मुझे मिली तमिल में। कुछ काम तो मैंने गंगा साहब जी के, जब वो पांडिचेरी में थे तो उनके सहारे मैंने किया था। एक बड़े अच्छे नाटककार थे और नाट्य चिंतक भी थे, गुणशेखरन साहब, उनका अनुवाद, उनका इंटरव्यू किया गया था और उसको लोग याद करते हैं कई मुद्दों पर। उन्होंने कहा अगर दलित आंदोलन है तो नाटक होना चाहिए, जैसे कहा कि हमारे यहाँ तमिल में दलित आंदोलन दिखता है, इसी तरह से वहाँ चतुर्मुखो है एक संस्था, बांग्ला में वो, लेकिन हिंदी में आंदोलन जैसी कोई चीज है क्या? अगर है तो नाटक कहाँ है फिर? नुक्कड़ नाटक ही सही कहाँ है? तो आंदोलन तो नहीं है, आंदोलन का आभास है। फिलहाल ये हिंदी का अन्य भाषाओं से, अन्य हिंदीतर जो भाषाएं हैं उनमें आपस में जो चल रहा है अनुवाद, और अंग्रेजी के साथ जो अनुवाद हो रहा है, ये 3 तरीके के अनुवाद इस समय चल रहे हैं, अंग्रेजी भी और दूसरी भाषाएं। क्योंकि दलित साहित्य तमाम भाषाओं में, जो मुझे बताया जाता है कि जर्मन में भी दलित साहित्य पढ़ाया जाता है, कई विश्वविद्यालयों में है, वारसा पोलैंड में भी उनकी विश्वविद्यालय में चला गया है, कहाँ कहाँ चला गया है मैं तो उस पर मेरा काम नहीं है, इसलिए जानता नहीं हूँ। जो सुनता हूँ लोगों से कि तुरंत इसको ले लिया गया है और इसकी पढ़ाई होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। तो अनुवाद के जरिए, एक किताब मेरी भी थी, दलित स्त्री जीवन से जुड़ी कविताएं, एडिट की थी मैंने और अनीता जी ने, तो वो फ्रेंच में उसका अनुवाद हुआ, तो मालूम हुआ कि नहीं, वहां पर ऐसी चीजों की मांग है। तो जो यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद, ये 3 तरह का अनुवाद चल रहा है, लेकिन सबसे फलता फूलता और सबसे संभावनाशील जो इलाका है वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का है। मुझे मौका दिया, मैं आभारी हूँ इस सेंटर का, और गंगा जी का खास तौर से। कल रात में इन्होंने ये बात कही और मैं चला आया जो भी टूटी फूटी बात हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप बातचीत के लिए तैयार हुए और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। सर के पास बहुत सारे अनुभव हैं, उन दलित साहित्य पे उनसे आप सुबह से शाम तक, कई दिन तक सुन सकते हैं उनके अनुभवों को ही। खैर, मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। जो अस्मिता मूलक साहित्य है उसके अनुवाद को लेकर के, जिसको हम अस्मितावादी साहित्य कहते हैं, वो अस्मितावादी साहित्य उन विशेष समुदायों के अनुभवों, संघर्षों और दृष्टिकोणों से मिलकर बना है, जो जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या अन्य सामाजिक पहचानों के आधार पर निर्मित होते हैं। इसमें जो हाशिए पर जो समुदाय हैं उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, प्रतिरोध, आत्म पहचान उजागर होती है। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले वर्षों में, जैसा बजरंग जी ने कहा कि 2 दशकों से, 3 दशकों से काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है, काफ़ी शोध कार्य हो रहे हैं, और ऐसी उम्मीद
दिखाई पड़ती है कि अनुवाद के माध्यम से ये अस्मितावादी लेखन सामाजिक न्याय का एक उपकरण बन सकता है, एक टूल बन सकता है। सामाजिक न्याय की लड़ाई हर तरफ हमें सुनाई पड़ती है और इससे हम सामाजिक सांस्कृतिक एकजुटता और समझ को बढ़ा सकते हैं एक दूसरे के बारे में, क्योंकि अक्सर हम अपने परिवेश से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि दूसरे के बारे में कम जान पाते हैं और उसकी भिन्न सोच, भिन्न पृष्ठभूमि, उससे कम परिचित रहते हैं और इसे संवाद में मुश्किल आती है। जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का हमने विषय रखा है, तो उसमें भारत को समझने के लिए और भारत की विविध अस्मिताओं को समझने के लिए निश्चित तौर पर अस्मितावादी साहित्य और उसका अनुवाद हमारी मदद करता है। साथ ही साथ आप देखें कि जो अस्मिताएं हैं उनका आना या ना आना या उनका किस रूप में आना, ये एक तरह का जिसको हम पावर डिस्कोर्स कहते हैं या सत्ता विमर्श कहते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है कि किन अस्मिताओं को जगह दी जाएगी, किस रूप में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे माना जाता है कि अगर उनको पूरी संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए तो इससे कोई भी वंचित समुदाय, हाशिए का समुदाय सशक्त बन सकता है, और अगर उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो उनका पूरा आख्यान विकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और उससे निश्चित तौर पर फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। और हम इसके साक्षी हैं कि तमाम मुक्तिकामी अस्मिताएं, मुक्तिकामी आंदोलन, वो शायद अनुवाद के बिना संभव नहीं हो पाते। मैं जब देखता हूँ भक्ति आंदोलन है या नवजागरण का पूरा आंदोलन है या प्रगतिशील आंदोलन है, स्त्री आंदोलन है, दलित आंदोलन, ये सब अनुवाद के माध्यम से ही एक जगह से शुरू होकर के और राष्ट्रव्यापी बन सके। इनका लगातार प्रचार प्रसार हुआ और इस प्रक्रिया में अनुवादक की अपनी समझदारी, उसकी जो अनुवादक की पहचान, वो किस पहचान से जुड़ा हुआ है अनुवादक, उसकी प्रतिबद्धता और उसकी पृष्ठभूमि उस अनुवाद को प्रभावित करती है कि वो अनुवाद के दौरान उस समुदाय को कैसे व्याख्यायित करता है, कैसे प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर दलित साहित्य के बारे में प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी ने अपनी बात रखी। मैं आदिवासी साहित्य के संदर्भ में इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आदिवासी पाठों की प्रक्रिया में जो अनुवादक है उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आदिवासी दुनिया के बारे में बाहर के लोग बहुत सीमित जानते हैं। तो ऐसे में अगर अनुवादक का दृष्टिकोण किसी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो वो सही ढंग से उन बातों को प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे जो उसमें व्यक्त की गई हैं। लेकिन आदिवासी साहित्य का अनुवाद करते वक्त एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि अनुवाद आदिवासी स्वर को मुख्य धारे में लाने का एक माध्यम बनता है या आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को खत्म करने का माध्यम बनता है। आपको ये लग रहा होगा कि ये सवाल क्यों पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी चिंतकों के द्वारा ये बात कही गई है कि अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। हमने 2013 में एक सेमिनार किया और उसमें एक झारखंड से आए हुए एक दल ने अपना एक नाटक का मंचन किया। उस नाटक का शीर्षक था भाषा कर रही दावा, जो वंदना टेटेर, अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा था और बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और उस नाटक से निकल करके आ रहा था कि हमें अनुवाद नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे विचारों के लोग हैं जो जैसे खासतौर पे हासदा शोभेंद्र शेखर, जिन्होंने आदिवासी विल नॉट डांस, आदिवासी नहीं नाचेंगे, किताब उनकी बहुत मशहूर है। वो हमेशा वो अंग्रेजी में लिखते हैं और वे मानते हैं कि अगर हम मूल रूप से संथाली है, लेकिन वो मानते हैं कि अगर हम संथाली या दूसरी आदिवासी भाषाओं की कहानियों को, कहानी मतलब तमाम पाठ, उनको अगर हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से बाहर लाएंगे तो अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सकेंगे। स्वयं जसिंता केरकेटा का ऐसा सोचना है, जो हमारे समय की एक महत्वपूर्ण कवयित्री हैं, कि हम आदिवासी भाषाओं से चीज़ों को बाहर लेकर के आएँ और संभव हो तो दूसरी भाषाओं में लिखें आदिवासी लेखक, जिससे कि उनकी बात बाहर के समाज तक पहुंच सके, जो समाज उनके बारे में बहुत भ्रांत धारणाएं रखता है। और
एक काम ये आदिवासी लेखकों को ये भी लगता है कि अगर हम हिंदी और अंग्रेजी में लिखेंगे या हिंदी और अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में हमारा अनुवाद होगा तो इससे हमारी पहुंच बहुत व्यापक होगी, इससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। ये एक द्वंद्व है जिसमें बहुत सारे आदिवासी लेखक तो इस आकर्षण में, इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं कि हमको अपनी मातृभाषाओं को छोड़ करके बड़ी भाषाओं में लिखना चाहिए या कम से कम हमारे साहित्य का बड़ी भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए, जिससे कि हमारा नाम और हमारी रचनाएं बहुत लोगों तक पहुंचे। लेकिन इसके साथ इसका विरोध भी है। विरोध क्यों है? विरोध की वजह यह है कि जो भी अनुवाद अब तक किए गए हैं गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी रचनाओं के, वो अनुवाद काफ़ी गलत अनुवाद किए गए हैं। उसमें खासतौर पर जिसकी हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, सांस्कृतिक मूल्य सही रूप में अभिव्यक्त नहीं हुए। इसलिए आदिवासी लेखक को ये फैसला, जाहिर सी बात है कोई भी लिखेगा तो प्राकृतिक तौर पर ये होगा कि उसकी बात वो चाहेगा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। लेकिन हमको आदिवासी साहित्य की प्रक्रिया में ये समझना पड़ेगा कि जो आदिवासी जिस लिए लिखते हैं वो लिखना बाहरी समाज के लेखक से थोड़ा अलग है। जो रचने की पूरी प्रक्रिया है कैसे अलग है कि दरअसल बाहरी समाज में जब कोई लिखता है तो वो इसलिए लिखता है या इसलिए रचती है कि वो प्रकाशित हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उससे उसको यश मिले, उसके मूल्यों का प्रचार प्रसार हो। लेकिन पारंपरिक रूप से आदिवासी जीवन में जिसको वो साहित्य मानते हैं वो जीवन का एक हिस्सा है। जैसे नाचना, जैसे गाना, जैसे खाना, जैसे बात करना, ऐसे ही कुछ रचना, कुछ सृजित करना, वो उसके जीवन का हिस्सा है। वो इसलिए नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है इसलिए मैं रच रहा हूँ, बल्कि वो नैसर्गिक रूप से, अगर आप जैसे मानते हैं, रामदयाल मुंडा कहते थे कि नाची से बाँची, जो नचेगा वही बचेगा। तो नचने से वहाँ तात्पर्य है सारी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ, वो अभिव्यक्तियाँ उनके जीवन का हिस्सा है। उसके लिए सायास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, वो करना ही है। अगर जिसको ये नहीं करना आता तो वो खत्म हो जाएगा। जिसको मतलब ये भी कहा जाता है कि जिसको नाचना, गाना या रचना नहीं आता कि वो आदिवासी है ही नहीं। ये उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। इसलिए उनको लगता है कि जो साहित्य है वो इसलिए नहीं लिखा जाना चाहिए कि उससे यश मिले या उससे कोई खास तरह के विचारों का हम प्रचार प्रसार करें, बल्कि वो इसलिए जीवन का हिस्सा है। तो जीवन का हिस्सा है तो देखिए यहाँ से आप एक दलित साहित्य से पार्थक्य भी शुरू हो जाएगा कि फिर उसके मूल्य और उसके उद्देश्य भी बदल गए कि किस लिए वो रचा जा रहा है। वो बस जैसे हम और सारे सृजन करते हैं ऐसे वो सृजन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उसकी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। जैसे प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी के उसमें स्लाइड्स में ऐसा लग रहा था कि अस्मिता मूलक साहित्य, अब अगर आदिवासी साहित्य को भी अस्मिता मूलक में हम शामिल मानते हैं तो जैसे उसकी शर्त एक निर्धारित कर दी गई कि उसमें आक्रोश होना चाहिए। लेकिन वंदना टेटे इस बात से इनकार करती हैं। वो कहती हैं कि आदिवासी साहित्य की कोई शर्त नहीं है आक्रोश होना, बल्कि आक्रोश मूलभूत विशेषता भी नहीं है उसकी। तो फिर क्या है कि वो रचाव और बचाव का साहित्य है। बस सहजता से जैसे हम और बातें कहते हैं ऐसे ही कुछ गीत गाते हैं, कुछ कथाएं कहते हैं, वही हमारा साहित्य है। उसके लिए हमको शायद इसकी एक वजह ये रही हो कि आदिवासी समाजों को उस तरह का शोषण नहीं झेलना पड़ा जैसा कि दलित समाज को झेलना पड़ा है, क्योंकि वो बाहरी समाज से अलग रहे और बाहरी समाज से उस तरह कोई एक पदानुक्रम की स्थिति तो बनी, लेकिन वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बाद में या बाहरी संपर्क के बाद में वो पदानुक्रम की स्थिति बनी। और उससे पहले का साहित्य जो खासतौर पे मौखिक परंपरा में है, क्योंकि जब आदिवासी साहित्य को परिभाषित करेंगे तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसमें हम जो शर्तें हम दलित साहित्य के ऊपर आरोपित करते हैं, जिससे परिभाषित करते हैं, वो आदिवासी साहित्य के ऊपर नहीं कर सकते। क्योंकि आदिवासी साहित्य तो बहुत सारी, इस देश में 500 से ज्यादा भाषाओं में रचा जा रहा है और जिन 500 से ज्यादा भाषाओं में तो उसमें सबसे मुख्य है, ऑथेंटिक है, जो जिसमें आदिवासी दर्शन की आप खोज कर सकते हैं, वो मौखिक परंपरा का साहित्य, क्योंकि वो संस्कृतिकरण से भी पहले का साहित्य है। संस्कृतिकरण यानी बाहरी समाजों के प्रभाव में आने के बाद जैसे बाहरी समाजों जैसी भाषा और संस्कृति का आचरण करना, जो एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है, उससे पहले का साहित्य है और वही ऑथेंटिक है, ज्यादा प्रामाणिक है और वो आदिवासी दर्शन पर आधारित है। और उसको अगर हम हटा देंगे तो आदिवासी साहित्य की आप कह सकते हैं आत्मा को ही दूर कर देंगे। तो इतनी भाषाओं में जो रचा जा रहा है
उसमें उस मौखिक साहित्य के आधार पर आप देखें तो ये विशेषताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वंदना टेटे व्यक्त करती हैं आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन में, कि बेसिकली उसमें कोई आक्रोश या ये जो अधिकार भावना इस तरह की चीज जो दलित साहित्य या स्त्रीवादी साहित्य में भी दिखाई पड़ती है, वो आदिवासी साहित्य में हो जरूरी नहीं है। आदिवासी साहित्य मुख्य तौर पर एक सहजता का साहित्य, रचाव और बचाव का साहित्य है, उसी से वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब आदिवासी रचनाकारों ने लिखना शुरू किया, जो जिनको हम जानते हैं, हम सबसे बड़े नाम के रूप में आजकल देखिए अनुज लुगुन और जसिंता केरकेट्टा की बहुत चर्चा है, लेकिन आज से 10 साल पहले अगर किसी को जानते थे तो सबसे ज्यादा लोग निर्मला पुतुल को जानते थे। अब भी मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्मला पुतुल बहुत लोकप्रिय है। तो निर्मला पुतुल ने जब अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया, मुझे याद है वो यहाँ से अभी वो किताब मिल जाती है जो इस तरह के कवर वाली, रमणिका फाउंडेशन से ये प्रकाशित हुआ, अपने घर की तलाश में 2004 में प्रकाशित किया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि वो मूल रूप से संथाली की कवियत्री हैं। बहुत सारे लोग उनको मूल रूप से हिंदी के मानते हैं, जैसे हम प्रेमचंद को हिंदी का लेखक मानते हैं, जबकि वो बहुत लंबे समय तक उर्दू में ही लिखते रहे। तो निर्मला पुतुल संथाली की कवियत्री हैं और उन्होंने ये संथाली और हिंदी में साथ साथ, मूल रूप से वो संथाली में उन्होंने लिखा और एक सज्जन है अशोक सिंह, उनकी मदद से उन्होंने उसको हिंदी में प्रस्तुत किया और द्विभाषिक प्रस्तुति के रूप में यह संग्रह आया, रमणिका फाउंडेशन से प्रकाशित हुआ। तो हिंदी के लोगों ने उनकी कविताओं को इतना पसंद किया कि उनको ये लगा कि अब मुझे एक संग्रह हिंदी में मूल रूप से प्रकाशित करना चाहिए। उसके 1 साल बाद ही उन्होंने नगाड़े की तरह बजते शब्द ये सिर्फ हिंदी में प्रकाशित किया। अशोक सिंह ने अनुवाद में मदद की। देखिए मुख्य ऊपर कवर में उनका नाम नहीं दिया गया है, तो भारत में जो अनुवादक की उपेक्षा है उसका एक उदाहरण है। ये द्विभाषिक संग्रह है, लेकिन दूसरे संग्रह में जाहिर सी बात है वो सिर्फ हिंदी में प्रस्तुत किया गया, अंदर अशोक सिंह का नाम कहीं डाला गया। तो दूसरा संग्रह भी उनका बहुत लोकप्रिय रहा और तीसरा संग्रह उनका अभी कुछ वर्ष पहले बेघर सपने नाम से आया। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उनको देखा देख खुद उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने हिंदी में प्रकाशित करना शुरू किया और बाकी रचनाकारों ने भी, चाहे वो कहानी के क्षेत्र में है, उपन्यास के क्षेत्र में है और चाहे वो कविताओं के क्षेत्र में है, सबने हिंदी में या अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। और जब मैं अंग्रेजी कह रहा हूँ तो मैं पूरे भारतीय परिदृश्य को शामिल करते हैं, जैसे पूर्वोत्तर की तेमसुला आओ या ममंग दइये, उन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया अपनी मातृभाषाओं को छोड़ करके, या दक्षिण में जो नारायण है उन्होंने अपनी मातृभाषा को छोड़ करके मलयालम में लिखना शुरू किया, बड़ी भाषाओं में लिखना शुरू किया, उसमें प्रकाशित होना शुरू किया। जिससे कि क्योंकि वो जब साहित्य को बाहरी दुनिया में, जैसे हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े, वहां उन्होंने देखा अच्छा साहित्य ये चीज है, तो उनकी जो पारंपरिक साहित्य की अवधारणा थी वो साहित्य की अवधारणा से वो दूर होते चले गए। और जैसा हिंदी के लोग सोचते हैं, जैसा अंग्रेजी के लोग सोचते हैं कि अच्छा साहित्य ऐसा होना चाहिए, इन विधाओं में लिखा जाना चाहिए, वैसे उन्होंने लिखना शुरू किया। वैसे उन्होंने स्वयं अनुवाद करके एक तरह से, क्योंकि वो जब लिख रहे हैं अपनी मातृभाषा को छोड़कर, जाहिर सी बात है खुद अनुवाद कर रहे हैं उसका, और तभी वो इतना अच्छा हिंदी में बन पा रहा था। जब आदिवासी साहित्य के अनुवाद की बात आई तो उसमें एक दो चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। एक जो आदिवासी साहित्य का सबसे जो बड़ा क्षेत्र है वो मौखिक साहित्य है, सबसे ज्यादा वो मौखिक रूप में लिखा गया। जब वो मौखिक साहित्य के रूप में आया तो उसमें एक तरह की गेयता है, एक उसमें एक लय है, एक संगीत है, और जाहिर सी बात है उसका उद्देश्य इसलिए है कि वो सामुदायिक आयोजनों में उसको प्रस्तुत कर सके, उससे उस जीवन में कुछ आप कह सकते हैं जीवन को उत्सवपूर्ण बना सके। लेकिन जब उसका अनुवाद किया गया तो उस गेयता के बारे में, उस संगीत के बारे में अनुवादक सामान्य तौर पे नहीं जानते कि वो किन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ, निर्मित हुआ। उन परिस्थितियों को छोड़ करके अनुवादक अनुवाद करते हैं और उसमें उसकी वो सांगीतिकता है और वो सामुदायिक भावना है जो वो सामूहिक नृत्य के लिए, सामूहिक गायन के लिए वो बनाया गया, वो उसकी वो सामूहिकता और वो संगीतात्मकता वो अनुवाद की प्रक्रिया में हमेशा खतरे में रहती है। क्योंकि जब तक अगर अनुवादक वहां जाकर के सहभागी नहीं बनेगा जहां पे वो वास्तव में रचा जा रहा है, तब तक वो उसकी सामुदायिकता और संगीतात्मकता को नहीं पहचान पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो अनुवाद में नहीं आ पाएगी।
वो फिर हम जैसे हिंदी कविताओं का अनुवाद करते हैं या अंग्रेजी कविताओं या फ्रेंच कविताओं का अनुवाद करते हैं, वैसे ही उसका अनुवाद करेंगे। तो इससे उसकी जो मूलभूत चीज जिसलिए वो रचा जा रहा है उससे वो दूर हो जाएगा। फिर दूसरा, उसकी जो सांस्कृतिक अवधारणा है, इसकी तो हम किसी भी भाषा और साहित्य के संदर्भ में बात करते हैं कि सांस्कृतिक अवधारणाएं कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती है, उनका अनुवाद हम नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन आदिवासियों के संदर्भ में कि बहुत सारी ऐसी अलग बातें हैं, बहुत सारी ऐसी अलग चीजें हैं, बाकी समाजों में भी अलग बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई समतुल्य उसके आसपास मिलता जुलता समानांतर एक शब्द मिल जाता है, उससे काम चला लेते हैं, फुटनोट। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो जब आदिवासी लेखक हिंदी में लिखने लगते हैं तब भी ये मुश्किल आती है, और आदिवासी साहित्य का जब गैर आदिवासी भाषाओं में अनुवाद होता है तब भी ये मुश्किल आती है कि उसका कैसे अनुवाद किया जाए। मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूँ, उनमें से कुछ नए उदाहरण में जैसे अखड़ा है, मुंडाओं और गोंडों की एक संस्था है अखड़ा। तो अखड़ा कहने पर वो स्थिति आती है, जैसे मुझे याद आता है कि जब भारत की संविधान सभा में जयपाल सिंह, जब जिसको आज 8वीं अनुसूची कह रहे हैं, उसको शेड्यूल 7A नाम से उसमें डिस्कशन चल रहा था भारत की संविधान सभा में, और जब वो दर्ज हो गया, उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया, और जाहिर सी बात है कि लोकसभा की जो या संविधान सभा की कार्यवाहियों का अनुवाद कोई सामान्य व्यक्ति ने तो नहीं किया होगा, अच्छे अनुवादक ने किया होगा। लेकिन जब उसका अनुवाद किया गया तो उसका अनुवाद किया गया कि महोदय, मैं आपके सामने 3 आदिवासी भाषाएं 7 का मैं शामिल करने के लिए प्रस्तावित करना चाहता हूं। तो उसमें पहला उसमें लिखा मुंदरी, दूसरा गोंदी। तो अब एक अनुवादक को ये जानकारी नहीं है कि मुंडारी कोई भाषा है या गोंडी कोई भाषा है, तो इससे संवेदनशीलता का पता चलता है, उसके नॉलेज का पता चलता है कितना उसको आता है। तो ऐसे में और सांस्कृतिक शब्दावलियों से अनुवादक कैसे डील करते होंगे, इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये तो सिर्फ एक स्पीच है, उसके स्पीच का अनुवाद करते वक्त, जो कि संविधान सभा में दी गई स्पीच है, कोई सामान्य स्पीच नहीं है, जब उसका अनुवाद करते वक्त भी इस तरह की लापरवाही है, तो जब ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों को समझे बिना वो इसका समानांतर खोजने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या हो सकता है। जैसे पता चला, किसी से पूछा अखड़ा क्या है, कि अच्छा अखड़ा एक ऐसी जगह है जो गाँव के बीच में, जहाँ पे लोग आपस में समुदाय के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो और फैसले भी लेते हैं। तो फिर देखा कि अच्छा कि बाहर के समाज में क्या हो सकता है कि अच्छा वो एक चौपाल हो सकता है, या एक वो कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, वो क्या चीज है। तो इस तरह से उसके समानांतर जो भी चीजें की जाती है वो अखड़ा के अर्थ को कभी नहीं ला पाती, क्योंकि अखड़ा एक कल्चरल सेंटर भी है, एक सामाजिक मिलन केंद्र भी है, वहां पर फैसले भी लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो चीजें की जाती है वो समानता के आधार पर, सामुदायिकता के आधार पर की जाती है, और जिसमें जेंडर बायस भी नहीं है, सभी की समान भूमिका होती है, और उसमें साथ में उत्सव का केंद्र भी है वो। तो इतनी सारी विशेषताएं किसी एक शब्द में, हिंदी या अंग्रेजी में, उस रूप में नहीं मिल पाती है। ऐसे आप देखेंगे कि जो घोटुल है, घोटुल को हिंदी की किताबों में युवागृह कहा गया, अंग्रेजी की किताबों में यूथ डोरमेट्री कहा गया। अब यूथ डोरमेट्री से मुझे जो समझ में आता है वो ऐसा लगता है कि जो यूरोप में हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट है वो हॉस्टल है, और उसमें एक डोरमेट्री है, या अपने यहाँ जो डोरमेट्री बनाई गई है हॉस्टल्स में, जिसमें कि जब तक हॉस्टल पूरा परमानेंट आपको रूम ना मिले तब तक एक डोरमेट्री में साझे में रहेगा। तो अब यूथ डोरमेट्री से कुछ पता नहीं चल रहा, युवागृह से कुछ पता नहीं चल रहा, घोटुल, धुमकुड़िया, ये ऐसी संस्थाएं जहाँ पे वहाँ के लड़के लड़कियां, संबंधित समुदाय के लड़के लड़कियां, जो दिन भर खेत में काम करके या कुछ करके शाम को वहाँ आते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, बातें करते हैं, अपना सामुदायिक ज्ञान वहाँ से एक दूसरे से लेते हैं, बड़ों से लेते हैं, और उसमें तब तक उसके सदस्य रहते हैं जब तक कि वो अपना साथी नहीं चुन लेते। उस प्रक्रिया में वो अपना साथी चुन लेते हैं, और फिर उसकी सदस्यता उनकी खत्म हो जाती है। तो ऐसी संस्था चूंकि बाहर नहीं है, तो इसलिए उसका अनुवाद करेंगे तो मुश्किल होगी। इस तरह से आप देखेंगे, आपने सुना होगा यहाँ पे कई बार हुल जोहार लोग कहते हैं। जोहार तो आपने सुना ही होगा, जोहार एक अभिवादन का तरीका है, लेकिन हुल जोहार, तो हुल जोहार क्या हुआ? तो हुल शब्द जो है वो एक संथाल हुल की जो क्रांति हुई 1855 में, जिसको ये माना जाता है कि 1857 से 2 साल पहले इतनी बड़ी एक क्रांति, इतना बड़ा एक विद्रोह हुआ जिसमें 20,000 संथाल मारे गए उसमें, और इतने सारे 40-50 हजार लोग इकट्ठे हुए। तो बहुत बड़ा एक कई लोगों का यह दावा है कि वो आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए
और सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। तो वहां से आया, तो उसका तात्पर्य धीरे धीरे विकसित हो गया कि जोहार तो एक आदिवासियों का सम्मान दिखाने का अभिवादन का तरीका है, लेकिन उसके साथ में जोड़ दिया हुल जोहार। हुल मतलब क्रांतिकारी, यानी एक क्रांतिकारी अभिवादन है। तो अब क्रांतिकारी अभिवादन के लिए आप क्या करेंगे उस तरह जिसमें आदिवासियत के मूल्य भी हो, सामूहिकता हो, सामुदायिकता हो, तो मुश्किल होगी। इस तरह से जोहार खान भी है जो एक तरह का पूजा स्थल है। अब पूजा, जब हम पूजा करें तो हमारे अंदर फिर से वो भावना आ गई कि अच्छा हम किसकी पूजा कर रहे हैं, अच्छा हम लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं, हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हम किसी और की पूजा कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो पूजा वहां पे प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है, प्रकृति और पुरखों के प्रति। तो अब उसके लिए पूजा के अलावा और कोई शब्द हमारे पास हिंदी में नहीं है तो क्या दिखाएंगे। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक शब्दावली है वो एक चुनौती पैदा करती है और अनुवादक के लिए एक मुश्किल होती है कि कैसे उसका हम समाधान निकालें। फिर ये होता है कि जब अनुवादक बाहरी समाज के होते हैं या आदिवासियों के बारे में कम जानते हैं, तो वो उनके अंदर जो जिन अवधारणाओं को वो जानते हैं, उन्हीं अवधारणाओं को उसके ऊपर आरोपित करने की कोशिश करते हैं अनुवाद करते वक्त। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आदिवासियों को या तो पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या उनको जंगली और बर्बर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या किसी धार्मिक दृष्टिकोण से उनको देखा जाता है। और ये मैंने देखा है, एक सज्जन है व्यासमणि त्रिपाठी जो जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर में पढ़ाते रहे हैं, और चूंकि वहां पे रहे तो उन्होंने जो भी गैर आदिवासी जो आदिवासियों के बारे में लिखते हैं, उनके ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आदिवासी इलाकों में जिनकी पोस्टिंग रही किसी रूप में, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के रूप में, और फिर कुछ समय बाद में वो आदिवासियों का विशेषज्ञ खुद को मानने लगते हैं और उसके बारे में लिखने लगते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आदिवासियों के बारे में लिखना चाहिए, बाहरी लोगों को समझना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें हम किस दृष्टि बिंदु से लिखते हैं। उन्होंने अंडमान निकोबार की जो आदिवासी कथाएं हैं, लोक कथाएं जिसको आप कह सकते हैं, उनका संकलन किया, हिंदी में उसको प्रस्तुत किया। बेसिकली वो अनुवाद ही है, क्योंकि लोगों से सुना और उसको प्रस्तुत किया। तो उस प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आपको ऐसा लगेगा कि जो जारवाज हैं या जो और दूसरे ओंगे हैं या ग्रेट अंडमानी है, ऐसा लगता है कि सारे के सारे हिंदू धर्म में दीक्षित है और उनके पास जितने भी मिथक और विश्वास है वो सब हिंदू धर्म के ही मिथक और विश्वास है, उनका अपना कुछ खास उनके पास नहीं है। जबकि वो इस धर्म व्यवस्था से बहुत दूर रहे। अगर जिसको धर्म की व्यवस्था कहना हो, धर्म शब्द भी उनके जीवन में शायद नहीं रहा, जिस तरह के उनके मूल्य और विश्वास है उसमें। तो अब जो संकलन करता है, अनुवादक है, उसका दृष्टि बिंदु कैसे प्रभावी हो जाता है, ये आपको वहां पे भी दिखाई देगा। जो मुंडारी गीतों का संकलन जगदीश त्रिगुणायत ने किया है, बांसुरी बजरे नाम से, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुआ है, तो वहां पर भी ये दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं वो इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे कि लगे कि अच्छा ये इनके मूल्य हमारे मूल्यों जैसे हैं। तो जो बात हम उसके बारे में कहते हैं, जो अंग्रेजों ने हमारे अनुवाद किए या जो दूसरे देशों के लोगों ने औपनिवेशिक भारत में अनुवाद किए, तो वो अपने ढंग से उनको प्रस्तुत कर रहे थे। ये समस्या यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें एक पावर डिस्कोर्स काम कर रहा है कि हम किस ढंग से उनको प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो लिपियां हैं वो भी उनकी वजह से भी एक समस्या होती है। बहुत सारे भाषाओं की जाहिर सी बात है लिपियां नहीं है, इसलिए जब भी आदिवासी साहित्य की बात होती है लोग कहते हैं आदिवासी साहित्य कहाँ से होगा, आदिवासी भाषाओं के पास तो कोई लिपियां ही नहीं है। इसलिए लिपि नहीं है तो कुछ लोग मान लेते हैं उनके पास भाषाएं नहीं है, वो तो बोलियां हैं सब। तो ऐसे में ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। पहले तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाषा होने के लिए लिपि कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। और दूसरी बात यह कि जिन भाषाओं में रचा जा रहा है तो उन भाषाओं में जब मौखिक परंपरा है, उस मौखिक परंपरा को जब आप लिखित रूप में लाएंगे तो सभी आदिवासियों ने अपने लिए किसी पड़ोस की लिपि को स्वीकार कर लिया। जैसे जो हिंदी क्षेत्र में है वो बहुत सारे लोगों ने देवनागरी लिपि को अपना लिया, जो पूर्वोत्तर के लोग हैं उन्होंने रोमन लिपि को अपना लिया, जो दक्षिण के लोग हैं किसी ने तमिल लिपि को, मलयालम लिपि को उनको अपना लिया, जो उड़ीसा में रहने वाले आदिवासी उन्होंने उड़िया लिपि को अपना लिया। अब वो सारे ध्वनियां उस लिपि में हो या आवश्यक नहीं, तो उस लिपि में जाने पर कुछ तो उस लिपि में जाने पर बदल गया और कुछ उस लिपि से जब आप हिंदी अंग्रेजी में किसी में अनुवाद करेंगे तो कुछ उस प्रक्रिया में बदल गया। तो इससे मूल काफी डिस्टर्ब हो जाता है, वो काफी प्रभावित होता है। और उसमें जैसे इसका समाधान फिर आदिवासियों ने निकाला कि हम अपनी अपनी लिपियां विकसित करें, और रघुनाथ मुर्मू ने एक संथाली के लिए ओल्ची की लिपि विकसित की और धीरे धीरे पूरे समुदाय को सिखाया। वो ओल्ची की लिपि अब चल पड़ी संथाली के लिए, पहले उसको देवनागरी लिपि में वो लोग लिखते थे। तो
इसमें निश्चित तौर पर जब लिपि की वजह से ये दोहरी समस्या आ जाती है कि उसको लिप्यांक जब उसका हम पहली बार लिखते हैं और दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अर्थ खो जाने का डर होता है। अब इसमें समाधान क्या है? ये सारी तो समस्याएं और चुनौतियां हो गई। समाधान मेरे ख्याल से ये है कि जो आदिवासी रचनाकार हैं वो अपनी रचनाओं को अगर द्विभाषिक प्रस्तुत करें तो मेरी समझ से वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो खुद ही प्रस्तुत करेंगे तो वो सही अर्थ को जान पाएंगे। उनकी अपनी मातृभाषा के पास अगर कोई लिपि है तो ठीक बात है, नहीं तो वो जो पड़ोस की लिपि का उपयोग करते हैं उस लिपि में, और साथ में जैसे निर्मला पुत्र ने पहले संग्रह में किया, सरिता बड़ाइक ने संग्रह में किया, रामदयाल मुंडा ने कुछ अपने संग्रहों में किया कि द्विभाषिक रूप से प्रस्तुत करें, तो उसमें एक तो उनकी अपनी लिपि की रक्षा हो जाएगी, उनकी भाषा की रक्षा हो जाएगी। उस भाषा में जो पढ़ना चाहते हैं, जो मातृभाषा में पढ़ना चाहते हैं, वो मातृभाषा में पढ़ेंगे, उनकी भाषा के संरक्षण में मदद मिलेगी। और जो दूसरी किसी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, मसलन हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं किसी में, तो उसमें भी वो रचनाएं आ जाएंगी। तो इसमें भी उनके पास ये चयन का अधिकार है निश्चित तौर पर कि वो किन दो लिपियों का या किन दो भाषाओं का चयन कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर आदिवासी रचनाकार है वो अपनी मातृभाषा को बचा करके उसमें प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन जसिंता केरकेट्टा को जैसे आप देखेंगे तो उन्होंने उनकी जो खड़िया है उसको छोड़कर, खड़िया भाषा को छोड़ करके उन्होंने अपने संग्रह हिंदी अंग्रेजी, एक पेज में हिंदी है दूसरे में अंग्रेजी, हिंदी फ्रेंच एक पेज में हिंदी या हिंदी जर्मन, इस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए। हिंदी जर्मन में उनका प्रकाशित है, अंगोर हिंदी अंग्रेजी में भी प्रकाशित है। तो द्विभाषिक रूप से प्रस्तुति ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे कि मातृभाषाओं को भी अपने बचा सकते हैं और दूसरे भाषाओं के पाठकों तक पहुंच सकते हैं, और इससे एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण होगा। फिर अच्छे अनुवाद भी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि ये स्थिति पैदा ना हो कि हमको अनुवाद नहीं चाहिए। और खुद जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमको अनुवाद नहीं चाहिए, तो उन्होंने चूंकि अनुवाद के क्षेत्र में भी काम किया है, उनकी संस्था है झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, वो संस्था, और साथ में एक संस्था जो पूरी तरह से संस्कृति के क्षेत्र में काम करती है, भाषा और संस्कृति, तो आदिवासी लेखकों की पहचान करती है, उनकी मातृभाषाओं में उनको लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है, और उन मातृभाषाओं में लिखे गए साहित्य को या तो द्विभाषिक रूप से प्रस्तुत करती है या उसका हिंदी में और या अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी प्रस्तुत करती है। और इसके लिए उन्होंने एक प्रकाशन भी साथ में चला रखा है, उसका नाम है प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन, जो एक पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, और वहां से वो रचनाएं प्रकाशित हो जाती है। क्योंकि एक समस्या ये होती है कि आदिवासी भाषा की लिखी हुई रचनाएं अगर अनुदित हो भी गई तो उनको पढ़ेगा कौन, उनके पाठक कहाँ से मिलेंगे, उनको छापेगा कौन? क्योंकि प्रकाशक को तो चाहिए कि मेरा एक बहुत बड़ा बाजार होना चाहिए कि ये किताब इतनी बिकनी चाहिए, तो प्रकाशक नहीं छापेंगे उनको। जाहिर सी बात है, जो छोटी भाषाओं में लिखी गई है, जो नए लेखक लेखिकाएं कवित्री कवि हैं, उनकी रचनाओं को तो उन्होंने अपना पब्लिकेशन भी शुरू किया। तो एक इस तरह के प्रयास हो सकते हैं। इस तरह के प्रयासों की शुरुआत रमणिका जी ने की, जो अब नहीं रही, लेकिन जब तक थी बहुत सक्रिय थी, और उन्होंने एक ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम भी बनाया और साथ में रमणिका फाउंडेशन बनाया। ये दुखद है कि उनकी मृत्यु के बाद वो बंद हो गया लगभग, और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। पर शुरू में आदिवासी रचनाकारों को जगह उन्होंने युद्धरत आम आदमी पत्रिका में दी, और उन्होंने खुद अनुवाद किए और दूसरों से अनुवाद कराए, और उनकी पत्रिका में बहुत सारे अनुवाद छपते थे। उन अनुवादों से कम हिंदी भाषी समाज को, हिंदी भाषी समूह को ये पता चला कि अच्छा, आदिवासी भी लिखते हैं और इस तरह की चीजें लिखते हैं। नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से, कहाँ से ढूंढ करके उन्होंने रचनाकारों की रचनाओं को प्रकाशित कराया। आजकल आदिवाणी इस तरह का काम कर रहे हैं कि आदिवाणी एक कोलकाता में प्रकाशन है जो आदिवासी रचनाकारों की रचनाओं को अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहे हैं, और इससे वो एक वैश्विक परिदृश्य पे या भारत के जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक उनकी अच्छी पहुंच है। और जब वो आदिवासी रचना ढूंढना चाहते हैं तो आदिवाणी का कैटलॉग जरूर देखते हैं। मेरे ख्याल से ये सारे उपाय हो सकते हैं जिससे कि आदिवासी साहित्य का मूल दर्शन भी बचा रहे और वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए, जिससे कि एक संवाद का माध्यम बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सवालों का स्वागत है। धन्यवाद सर। सिद्धार्थ कुछ करें। आप लोग सवालों के साथ साथ ये मंच, जैसे मैंने बताया था पहले, व्याख्यान से ज़्यादा हम बातचीत के लिए भी खोलेंगे, तो आप लोग अगर सवाल के साथ साथ
कोई कुछ कहना भी चाहता है इस प्रोग्राम के बारे में या अभी के सत्र के बारे में तो वो भी अपनी बात रख सकता है। केवल सवाल ही नहीं, सवाल तो साथ लिए जाएंगे। नमस्कार सर। मेरा सवाल बजरंग सर से है कि आपने कहा सर प्रगतिवादी साहित्य में एक आक्रोश है तो एक दूसरे स्तर का, और जिस पे बाद में आप बात करना चाहेंगे। लेकिन सर जो दलित अस्मिता या दलित साहित्य में जो आक्रोश है, अगर हम उसको चेतना कह दें, दलित चेतना, तो क्या अंतर आएगा? दूसरा सर, आपने ठाकुर का कुआं से एक उदाहरण दिया और कहा कि अगर किसी ने कहा कि अगर मैं लिखता उस पर तो शायद ठाकुर को कॉलर पकड़ता, 2 थप्पड़ भी मारता, ये आपने अंतर बताया। लेकिन सर वहीं जब गोदान में झुनिया का प्रेमी उसे शादी करने से इनकार करता है तो गांव के सारे चमार इकट्ठा होकर माता दिन ब्राह्मण को पकड़ के उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं। तो सर क्या सभी कहानियों का अंत एक तरह से होना चाहिए? क्या उसे हम फैक्ट्री के उत्पाद के रूप में देखें जहां पे आक्रोश इतने मात्रा में हो, चेतना इतने मात्रा में हो, जो संघर्ष हो वो इतने मात्रा में हो? अगर वो नहीं होता है तो हम उसे दलित चेतना नहीं कहते हैं। या फिर जो डर है, क्या सिर्फ वो ग्लानि के स्तर पे समझाना चाहते हैं, या डर को जब नकार दिया जाएगा और उस संघर्ष को नकार दिया जाएगा, वो संघर्ष हमारे साहित्य में प्रतिबिंबित ही नहीं होगा, तब सर उसे हम समझेंगे कैसे? थैंक यू सर। नहीं वहीं से हाँ ठीक है, बाकी लोग नहीं, ये इसको उधर दे दीजिए। ठीक है, उसको यहाँ लगा दीजिए और ये इसको उधर दे दीजिए। ठीक, ये सही है, यही सही है। सवाल बिल्कुल ठीक है, और इस तरह मैकेनिकल रूप में तो नहीं देखा जा सकता कि इतनी मात्रा इसकी होगी, उस तरह से मैं कह भी नहीं रहा हूँ। मोटे तौर पर ऐसा है कि दलित साहित्य ग्लानि पैदा करने के लिए नहीं है, उसका जो इंटेंडेड रीडर है, उसके जो पाठक हैं, वो उसके अपने लोग हैं और बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो माने अधिकार चेतना, तो चेतना और आक्रोश वाली बात, आक्रोश जो है वो उसी चेतना से, इसलिए मैंने कहा कि आक्रोश में चिंतन है और गुस्सा है, मिला करके दोनों है। जो उनके अनुभव हैं वो उनको सहज नहीं रहने देते, और उनके अनुभव सिर्फ नहीं है, वो मतलब उस असम में उनके पूरे समुदाय के अनुभव हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है, दोनों मिला करके, तो वो उससे उनकी चेतना बनती है। और उस चेतना के साथ ये जो उनका अपना स्वानुभव से निकला हुआ क्रोध है, वो है। ये जो आपने कहा गोदान वाला अनुवाद दिया, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें इसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है जो गैर दलित लेखक हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा है। दूध का दाम देख लीजिए, या क्या कहते हैं कि ठाकुर कुमार देख लीजिए, या और रचनाएं भी देखिए, या ये वाली बहुत मशहूर उनकी कहानी है कफन भी है। कफन भी है, लेकिन मैं जिसे कह रहा हूँ कि वो गुल्ली डंडा, उसको देखिए। तो उन जगहों पर आपको मिलता है कि वो जो मैं अभी पढ़ रहा था, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, उन्होंने बहुत सारे 70 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें 8-10 उपन्यास उनके वो दलित जीवन पर हैं। मिलता है कि आमतौर से दलित जो प्रोटैगनिस्ट है वो आत्महत्या कर लेते हैं। परिशिष्ट का नायक जो है गिरिराज किशोर का या दूसरे हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि जो दलित लेखक लिखते हैं उसमें आत्महत्या करते हुए नहीं दिखाया जाता, अक्सर नहीं दिखाया। मजबूत कैरेक्टर होते हैं, वो लड़ते हैं। गैर दलितों के यहाँ आप आत्महत्या करते हुए पाएंगे, यहाँ पर आप नहीं पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं कह रहा था कि ये चीज़ है कि ये जो आक्रोश है उसकी पहचान बन गया है। लेकिन आक्रोश मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं है, उसके साथ चिंतन है, और उस चिंतन के लिए 2 नाम लोग लेते हैं, और कई जगहों पर अगर भूल जाऊं तो याद कराते हैं कि आपको डॉक्टर अंबेडकर और फुले को रखना चाहिए, फुले और डॉक्टर अंबेडकर को। अच्छा, वो इसको लेकर के, अनुवाद को लेकर के, अंबेडकर के नाम को लेकर इतने उसके वर्जन्स हैं। कोई दा लिखता है, कोई डा लिखता है, कोई
आधा माँ वाला लिखता है। खुद वो क्या लिखते थे, बहुत दूर का मामला नहीं है, और मराठी और हिंदी की लिपि एक है। आम्बेडकर लिखते थे आपर बिंदी, खुद वो लिखते थे, लेकिन हिंदी में उसके 4 वर्जन मिलते हैं आपको। तो वो जो जिस अजनबियत की बात कर रहे थे गंगा सहाय जी, बड़ा शानदार वक्तव्य रहा। हमारे लिए तो कई मामले में बहुत नई नई चीजें उसमें थी। तो वो जो कहें कि वैरायटी है, वो उसी चीज को दिखाती है कि थोड़ी सी मेहनत कर ले तो देख ले कि खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कैसे लिखते थे अपना नाम। तो फिर आप अलग अलग विकल्प में नहीं जाएंगे। आपका उनका नाम नागरी में है और आप भी नागरी में लिख रहे हैं, ये चीज है। तो मूल चीज जो आप कह रहे हैं वो मैं उससे सहमत हूं कि उसको मैकेनिकल तरीके से नहीं देखा जाए, लेकिन ये है कि जो उसकी एक छवि है दलित साहित्य की, वो तो यही है कि उसमें आक्रोश है, और वह अगले से जो जिसको गैर दलित कहते हैं, जिसको सवर्ण कहते हैं, जो उनका उत्पीड़क है, उससे वो रियायत की मांग नहीं करते। और जब लिखते हैं उन अनुभवों को जो हिंसा से पैदा हुए, हिंसा झेलते हुए पैदा हुए हैं, तो फिर वो सहज नहीं रहते उस अर्थ में, क्योंकि मौखिक साहित्य का जैसी विरासत आदिवासियों के पास है उस तरह से नहीं, अगर है भी तो उसमें भी बहुत गुस्सा है। जो माता प्रसाद जी ने मतलब इकट्ठा किया था दलित घरों में गाए जाने वाले लोकगीत, और उन्होंने एक बड़ी किताब के रूप में उसको छपवाया, वहां पर भी आपको खूब आक्रोश दिखता है। ये जो मैं कह रहा था कि प्रगतिवादी वाले, और इसमें प्रगतिवाद में जो गुस्सा है वो चूंकि स्वानुभव वाला मामला नहीं है, उनके अनुभव से नहीं आया है, वो विचारधारा से पैदा हुआ है। और उसमें मजदूर लेखक कम ही हैं, उसमें किसान लेखक कम ही हैं, तो वो विचारधारा से पैदा हुआ। तो उसके लिए वहां पर शब्द है विक्षोभ, उसी आक्रोश के लिए विक्षोभ चलता है। वो उस विक्षोभ की प्रकृति, चूंकि अभी उसके लिए हम मतलब वो बात नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के पिछले साल नवीन जी ने एक किया था इस तरह से, तो मैंने ये बात बताई थी कि अलग अलग समय पर उस गुस्से के लिए अलग अलग शब्द आए हैं। जो पुराना शब्द है वो क्षोभ है, भक्तिकाल तक आपको ये शब्द बहुत मिलेगा। क्षोभ होता है, जब भी अन्याय होता है तो क्षोभ होता है। तो क्षोभ में 3 चीजें हैं। साहित्यकार लिख रहा है तो उसके साथ करुणा का भाव रहेगा, गुस्सा तो रहेगा ही, लेकिन असहायता का भी भाव रहेगा। असहायता ये कि हम कुछ कर नहीं सकते, बस हम अपना अपनी जो ये क्रोध अपना व्यक्त कर पा रहे हैं। ये लंबे समय तक क्षोभ रहा है। ये जब आप आए औपनिवेशिक समय है 1850 के आसपास से लेकर के, जब मालूम हो गया कि ये कोई पूर्व जन्म का पाप नहीं किया था जिसके कारण से हमारा शोषण हो रहा है, अंग्रेज राज सुख साथ से जैसा भारी, पर धन विदेश चली जाती है अखबारी। तो ये इसमें प्रक्षोभ आ गया, क्षोभ जो है प्रकट हो गया, उसके कारण प्रकट हो गए, उसमें जो रहस्य का पुट था वो चला गया, मालूम है कि कौन हमारा शोषक है। उसके बाद में जब विचारधारा के आधार पर देखा गया कि ये जो वर्ग बने और हमारा शोषण हुआ, तब ये विक्षोभ आया। इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या हुई, तब विक्षोभ। मुक्तिबोध को पढ़िए, इतना इस शब्द का इस्तेमाल है। नागार्जुन कहते हैं मैं विक्षोभ का कवि हूं, तो मेरा जो गुस्सा है उसको इसी तरह से देखा जाए, विक्षोभ के रूप में देखा जाए। एक श्लोक भी उन्होंने लिखा इसको बताने के लिए, मतलब पारिभाषिक शब्द है प्रगतिवादियों के यहाँ विक्षोभ। यहाँ पर आकर के आक्रोश हो गया। शुरू के जितने भी संग्रह देखिए वो सब में आक्रोश, हमारा आक्रोश शीर्षक से भी संग्रह आए दलित कवियों के। और फिर आगे बात बढ़ती है, जब दलित स्त्रियां आई, हमारे वाले में नहीं था, वो आना चाहिए था। दलित स्त्रियों का लेखन तो अलग है, और उन्होंने शुरू में कहा कि दलित पुरुषों का जो लेखन है वो तो उसका तो अनुवाद होकर पहुंच जाता है जगह जगह पर, हमारे वाले पर कोई चर्चा ही नहीं होती। और खुद दलित लेखक वो दलित पुरुषों का लेखन है, हमारी आवाज हमारी पीड़ा तो उसमें है ही नहीं। तो हम तो मार्जिन के भी मार्जिन पर हैं, मार्जिन से बाहर हैं।
हाशिए से बाहर के लोग हैं, तो उनके उनके कहें कि लेखन में आप देखेंगे तो और भी जो न्यूआंसेज हैं, जो सांकेतिकता है और ज़्यादा ही है, क्योंकि तुरंत उनके घर में उनका जो अदर बैठा हुआ है उसका दबाव है, क्योंकि वो शक की निगाह से देख रहा है कि ये लिखेंगी तो दलित आंदोलन कमजोर ना हो जाए, घर की कमजोरी बाहर ना चली जाए। तो वो जो बचा बचा करके लिखना है ना, लिख भी देना है, बचा भी रहे, तो आंदोलन में कोई सचमुच कोई फूट ना पड़ जाए, कोई कमजोरी ना उजागर हो जाए, लेकिन कहना भी है, ये जो मजबूरी है वो उस भाषा को अलग कर देती है। दलित स्त्रियां आई तो उन्होंने कहा नहीं, तब तक इंटरसेक्शनैलिटी की एक अवधारणा आ चुकी थी कि भाई जो उत्पीड़न का कोई एक केंद्र नहीं होता, एक नाभिक नहीं होता, कई सारी चीजें होती हैं आपस में काटती हैं, मिल करके वो उत्पीड़न बनता है, और एक फ्रंट पर आप लड़ाई करके उससे मुक्ति नहीं पा सकते, आपको कई फ्रंट पर एक साथ लड़ना होगा और सबका संज्ञान लेना होगा, सबको बराबर महत्व देना होगा। ये नहीं जात के खिलाफ लड़ रहे हैं और पैट्रियार्की पर आप मौन साधे हुए हैं। तो उनके यहाँ जो शब्द है इसके लिए, उस गुस्से के लिए, वो संक्षोभ है। संक्षोभ यानी कि जो सम्यक क्षोभ है कि सबको मिला करके ये गुस्सा बन रहा है, और जो सम्यक शब्द तो बौद्ध मत से आया हुआ है, उसके साथ अपने को जोड़ती हैं वो थेरी गाथाओं से, वहां से। और ये दूसरा जो है वो समग्र क्षोभ है कि हम जाति के आधार पर, हम जेंडर के आधार पर, हम क्लास के आधार पर हर तरह से शोषित हैं। तो समग्र भी है और सम्यक भी है। तो ये इस तरह से इस पूरे मतलब साहित्य का जो इतिहास है उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। साहित्य है ही इसलिए कि भाई वो न्यायपूर्ण समाज चाहता है, तो अन्याय होगा तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी, तो उसकी प्रतिक्रिया क्षोभ व्यक्त करके, फिर विक्षोभ व्यक्त करके, प्रक्षोभ, फिर विक्षोभ, फिर आक्रोश और फिर संक्षोभ, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये बहुत मतलब तरीका बहुत सरलीकृत करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी सभाओं में ऐसा कह भी देना चाहिए, कुछ चीजें इस तरह से दिमाग में रह जाती हैं। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर। आकांक्षा। सर मेरा सवाल उसी बात पे है जो सर ने बाद में कहा कि आज अस्मिता मूलक साहित्य की बात हुई, दलित साहित्य की भी बात हुई और आदिवासी साहित्य की, पर कहीं ना कहीं फिर से स्त्री साहित्य फिर से छूट गया। तो ये मतलब वही हुआ कि अस्मिता मूलक साहित्य की जब बात हो रही है तो उसमें भी एक अस्मिता कहीं ना कहीं वो उसके अंदर भी वो कि छूटा जा रहा है, तो ऐसा क्यों? थोड़ी सी ही बात हो सकती है। ये गलती मेरी है, हमसे कहा था कि आप उसको भी रख लीजिएगा, हमने कहा इस बीच में मैंने काम किया है उस पर तो जरूर मैं रखूंगा, लेकिन वो ठीक कह रही हैं, वो हाशिए से भी बाहर है जी। हाँ, जैसे कि गंगा सर ने अभी कई उदाहरणों के माध्यम से बताया कि युद्धरत आम आदमी की खुद जो पत्रिका है उन्होंने रमेशिका गुप्ता ने निकाली और बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। मैं जब कविता संग्रह एकत्र कर रही थी अलग अलग वर्ग से, तो मैं देख रही थी कि आदिवासी स्त्रियों की जो मतलब कविताएं हैं वो उपलब्ध हो रही हैं, लिख रही हैं, जैसे जयसिंता केकरट्टा हुई हैं और निर्मला पुतुल हुई, इधर पार्वती तिर्की हैं और भी हैं। लेकिन मैंने ये कमी महसूस की कि दलित लिटरेचर में, कविता के क्षेत्र में स्त्रियों की मुझे उस तरीके से कविता संग्रह जो खुद के वो मुझे नहीं दिखाई दी, या तो वो संपादित हैं या फिर वो अनीता भारती हैं, मतलब जो मूल रूप से एक दो गिनी चुनी है। वो ऐसा क्यों? क्या दलित लेखकों में भी अभी पैट्रियार्की इतनी गहरी बैठी हुई है कि अभी तक इतना समय हो गया 70 के बाद तक वो नहीं निकली हुई है? आपका कहना ठीक है एक अर्थ तक। मैं अभी उसी किताब में लगा हुआ हूँ, दलित स्त्री आंदोलन और साहित्य करके। तो हिंदी में करीब 25 जो है दलित स्त्रियां लिख रही हिंदी में, जिसमें 10 के पास संग्रह है, 2-3 के पास एक से अधिक संग्रह हैं, बाकी एक संग्रह है, 10 संग्रह तो हैं।
वो अलग से बात कर लेंगे, सिर्फ सूचना के लिए है। लेकिन 25 इतनी संख्या और कहीं नहीं है। उसके बाद में नंबर आता है तेलुगु में। तेलुगु में भी संख्या ठीक ठाक है, 15 के आसपास है, वहाँ पर लिख रही हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिला करके। इस बीच में कुछ अलग तरह की हुई हैं दिक्कतें। कुछ लोगों ने लिखना बंद कर दिया है, कुछ ने अपना टोन चेंज कर दिया है कई कारणों से, इसलिए आपको दिखता नहीं होगा किताब। असल ये जो दलित साहित्य है, और चूंकि उसका मैं वो रहा हूँ भुक्तभोगी, कि ये आपको पुस्तक की दुकानों पर वो चीज़ मिलती नहीं है, आपको लाइब्रेरियों में नहीं दिखाई पड़ेगी। उसकी खरीदी अभी तो होने लगी है थोड़ा थोड़ा सा करके, आमतौर से खरीदी उसकी होती नहीं है ना। अब जैसे इनका संग्रह है चंद्रकांता का, या हेमलता महेश्वर का, या रजनी दिसोदिया का, या रजनी अनुरागी का, या पूनम तुसामड़ का, इन सब के संग्रह हैं दलित स्त्रियों के, लेकिन मिलेंगे नहीं। वो जिसकी तरफ वो इशारा कर रही थी कि सारी चर्चा होगी हाशिए की, उस हाशिए में भी हाशिए से बाहर चली जाती हैं स्त्रियां, अनदेखी रह जाती हैं। वो चीज़ बिल्कुल वाजिब है, और वो शिकायत जो है वो की ही जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर छूट रही है तो यूं ही नहीं छूट रही है। मतलब मेरी प्रायोरिटी भी मतलब तय है कि अगर मैं बोलूँगा तो उसमें दलित पुरुष तो आएंगे, लेकिन सुशीला टागोरे नहीं आएंगी, कौशल्या बैसंत्री नहीं आएंगी, रजनी तिलक नहीं आएंगी। ये है वो मतलब जाने अनजाने वो पैट्रियार्की अपना काम तो करती ही है कि प्रायोरिटीज तय करती है। ऐसे भी बोलेंगे तो सुनाई पड़ जाएगा। मेरा सवाल बजरंग सर से है। मेरा सवाल ये है कि हमने समस्याएं तो बहुत सारी देख ली दलित साहित्य के ऊपर, और उसका समाधान हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि परिस्थिति अभी तक कुछ ही नहीं बदली। तो हमें जो पाश्चात्य में जो रंग भेद का जो साहित्य लिखा गया, जहाँ पर परिणाम हमें मिले हैं, क्या उस साहित्य को हमें दलित साहित्य में जगह देनी चाहिए? कि हमें समस्या तो दिख रही है पर समाधान अपने साहित्य में नहीं दिख रहा है, तो क्या वहाँ से हमें जो, क्योंकि तकलीफें दोनों की हमारी सेम है, क्योंकि रंग भेद और भले उनका रंगों के आधार पर किया, हमें इस जाति के आधार पर किया, पर समस्या कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक ही चीज़ फेस की है। और जैसे गंगा सर ने उस दिन कहा कि आज हम पत्रकारिता जगत में सिर्फ 1% हम दलित रह चुके हैं, तो क्या ये अभी तक हम 1947 के बाद इतने योग्य नहीं हो पाए कि हम 5% 6% जा सके, या फिर हमें आने नहीं दिया जा रहा, या हमारे पास इस बात का समाधान नहीं है? तो क्या वो जो समाधान खोज चुके हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में इसके लिए अच्छे नियम है, उनका साहित्य प्रबल है, साउथ अफ्रीका जैसी देश है जहाँ पर रंग भेद के ऊपर बहुत चला गया है, कि उस साहित्य को क्या हमें दलित साहित्य में स्थान देना चाहिए अलग से? वो मेरा प्रश्न है। खासतौर से अमेरिका का जो ब्लैक मूवमेंट है बहुत फोर्सफुल रहा है, और उसकी भी कई धाराएं हुई, लेकिन जिसको हम ब्लैक पैंथर कहते हैं, है ना, तो ये ब्लैक पैंथर जब आया तो इस उसके साथ आया, इस प्रतिबद्धता, इस इरादे के साथ आया कि एक दिशा देनी है, और वो दिशा क्या होगी? तो वो दिशा साफ थी। उन्होंने कहा कि हमें एक ब्लैक मार्क्सिज्म डेवलप करना होगा, उसके बगैर ब्लैक नेशनलिज्म में चले जाइए या लिबरेशन थियोलॉजी में चले जाइए, बहुत सारे दूसरे तरीके थे। कुछ लोग इस्लाम में चले गए कि इससे मुक्ति होगी, इससे मुक्ति नहीं होगी। पीछे जाने पर मुक्ति नहीं होने वाली है, आगे जाने पर मुक्ति होने वाली है, और आगे जाने के लिए ये एक टूल्स हमको देता है। तो वो जो मार्क्सवादी हुए ब्लैक, उन्होंने बनाया ब्लैक पैंथर। अच्छा, वही लोग यहाँ पर भी आए, महाराष्ट्र भी आए, यहाँ के लोग वहाँ गए, संवाद हुआ, और फिर दलित पैंथर बना ब्लैक पैंथर के तर्ज पर, जो पूरे भारतीय भाषाओं में पैंथर वाले साहित्य की, पैंथर वाली जो ज्वलनशीलता है, जो उसकी मतलब जलन है, उसकी ताकत है, उसका ओज है, जो दिखता है, वो इसी तरह से आप देखिए।
उसका मैनिफेस्टो, उन्होंने कहा बिना मैनिफेस्टो कैसे, भाई दिशा कौन सी हो, कहाँ हम जाएंगे। तो इसलिए ब्लैक पैंथर का मैनिफेस्टो देख लीजिए, फिर दलित पैंथर का मैनिफेस्टो देखिए, फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो की जो पूरी सीरीज है उसको देखिए, मालूम होता है वो कहते हैं कि ये पॉकेट में बदलाव नहीं होगा कि दलित जो है वो आंदोलन करके कोई नया समाज बना लेंगे। कम्यून बना, ऐसा नहीं कम्यून नहीं बना, कम्यून बने, लेकिन कम्यून को दबा दिया गया, नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। सेकंड सिविल वार जो वहाँ का हुआ ब्रिटेन का, उस समय ये जो डिगर्स थे, पहले वाले में जो रेंटर्स लेवलर्स थे, ये दोनों बनाते थे कम्यून, और कि एक इलाका ले लिया कि यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं होगी, सब बराबर होंगे, ठीक है। अपना गांव, एक कहानी है नैमिष राय जी की, ठीक है, वो कम्यून की तरफ इशारा करती है कि हम जहाँ पर कोई इस तरह का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वो कम्यून से नहीं, दुनिया बदलेगी तब हमारे तभी मुक्ति हो पाएगी, ये चीज है। तो वो जो आप कह रहे हैं, दलित पैंथर एक रास्ता सुझाता है, लेकिन ये जो डिग्निटी का सवाल हवा में रख करके आप आर्थिक मुद्दों को दबा देंगे कि ये उनका मुद्दा है, आप जो बुनियादी बदलाव के संसाधनों का जो पुनर्वितरण है उसको आप भुला देंगे, तो सिर्फ डिग्निटी का मुद्दा हल नहीं होगा, वो ऐसे ही बना रहेगा। सांस्कृतिक अस्मितावाद एक तरह का भुलावा है, और इसको आप दलित पैंथर के घोषणा पत्र के आलोक में समझ सकते हैं। लेकिन दोनों में संवाद होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। जी, एक अमेरिकन थिंकर रही है ऑड्रे लॉर्ड, उन्होंने एक बड़ा मशहूर है, वो कहा था कि द मास्टर्स टूल विल नेवर डिसमेंटल द मास्टर्स हाउस। तो जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो अगर हम मास्टर की या सबऑर्डिनेटर की लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो विल दैट डिसमेंटल द मास्टर्स हाउस? या फिर ट्रांसलेशन एक सॉलिडारिटी बिल्ड करने की जरूरत है कि सबऑर्डिनेटेड टू सबऑर्डिनेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा जाए, ताकि एक सॉलिडारिटी बने, जो कि एग्जांपल दलित पैंथर्स और ब्लैक पैंथर्स का ऑलरेडी है। तो हमें क्या मतलब, काफ़ी राइटर्स ने, जैसे चिनुआ आचिबे रहे या फिर खुद अगर ऑड्रे लॉर्ड की बात करें, तो उन्होंने पोजीशन ली कि वी विल नॉट राइट और ट्रांसलेट इनटू द मास्टर्स लैंग्वेज। तो इसके ऊपर आप कुछ कहें तो। ये कॉम्प्लेक्स इशू है, गंगा साहब जी इस पर कुछ कहेंगे, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इशू है। मास्टर लैंग्वेज में भी, उसमें भी जाने के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंततः बदलना उनको भी है। वो पुनः मान लीजिए दलित अगर बदलते भी हैं तो बदलाव दिखेगा नहीं, अगर जो गैर दलित हैं वहाँ बदलाव नहीं होगा, बदलना उनको भी है। तो इसलिए वो सब तक उस लिटरेचर को, उस विचारधारा को, उस चेतना को हर जगह पहुंचना है। तो लेकिन वही है कि जिसमें वो अनुवाद हो रहा है, जिन प्रभुता संपन्नों की भाषा में, वर्चस्वशील लोगों की भाषा में अनुवाद हो रहा है, वो भाषा टूटती भी है, वो भाषा पिघलती भी है। उस भाषा में जो वर्चस्व के वो हैं, टोन्स हैं, वो खंडित भी होते हैं। ये भी एक चीज है। और अगर सावधान रचनाकार और उससे भी अधिक सावधान प्रबुद्ध अनुवादक है तो ये खेल कर देता है वो वर्चस्वशीलों की भाषा तोड़ देता है, अनुवाद भी करेगा। तो मैं इस बीच में मैंने जो है वो कुछ पढ़ाई की संस्कृत में दलित साहित्य नहीं है लगभग, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो दलित साहित्य लिखा जा रहा है, हिंदी का, मराठी का, अन्य जगहों का, इसी तरह से वह उसका भी किया, वो अनुवाद करके ले जा रहे हैं। तो अनुवाद करके ले जा रहे हैं तो संस्कृत की प्रकृति बदल जा रही है। वो बिल्कुल अलग तरह की वो जो संस्कृत है। एक आपको सुनाता हूँ, एक उसका छंद। शिखा सूत्रेषु बद्धा शिष्टता ते किमित संदिग्धा समासक्तेन जटिले संविधाने किम त्वया बुद्धम। तुम्हारा जो संविधान है वो जनेऊ और चोटी तक सीमित है, तुमको पता भी है कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है। इंटेंडेड जो उसका रीडर है ना, वो दूसरा है, वहां दलित रीडर नहीं है, लेकिन दलित लिटरेचर तो है।
तो कैसे वो जाएगा? ये ट्रांसलेशन ही एक तरह का है, लेकिन ट्रांसलेशन संस्कृत में और संस्कृत वाले के द्वारा संस्कृत समझने वालों के लिए, तो इस चीज को समझा जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो बात सही है, ये मास्टर्स लैंग्वेज है संस्कृत, वहां पर जो जा रहा है मतलब दलित साहित्य कैसे जाए? क्योंकि बदलना तो उनको भी है, पॉकेट में तो बदलाव होगा नहीं कि वो ना बदलें और यहाँ बदलाव मतलब पूर्ण हो जाए। तो वो इसी तरह से चीजें ये क्या कहते हैं कि प्रसरित होती है, परमिएट करती है, घुसती हैं और तोड़ती है। सबवर्सिव लिटरेचर है ना, तो कई बार वो सबवर्जन है, वो जो टूटन है ऊपर नहीं दिखती, थोड़ी कहीं पर उसकी भाषा मृदु हो जाएगी, कहीं पर उसकी भाषा जाएगी अंडरटोन में, लेकिन उसकी जो तासीर है वो अपना काम करेगी, उसमें जो तत्व है। जी आप कुछ कहें तो अच्छा है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका और इसका जवाब इतना आसान तो है नहीं। हाँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये एक रणनीति हो सकती है कि द्विभाषिक लिखें और उसके बाद में जब अगर कोई सामाजिक पहचान की या स्वीकार्यता की जरूरत है तो द्विभाषिक लिखें, बाकी तो अपनी भाषा में लिखें और जिनको सीखना है, जिनको जानना है, वो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। क्योंकि देखिए किस उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अगर उस उद्देश्य से संबंधित रचना हमको कहीं भी मिलेगी किसी भाषा में, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम अनुदित करके या किसी रूप में पढ़ें। तो पहले द्विभाषिक लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे आदिवासी रचनाकार कर रहे हैं, और या एक तरीका ये अपना सकते हैं जो नवयुवा थोमो ने अपनाया। पहले उन्होंने कुछ अंग्रेजी में लिखा और इतने लोकप्रिय हो गए कि अब वो अपनी मातृभाषा में लिखते हैं और दुनिया की तमाम भाषाओं में उनका अनुवाद होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी, क्योंकि जो आप कहना चाहते हैं वो अपनी भाषा में सबसे अच्छे ढंग से कह सकते हैं। ये देखिए अभी दो युवतियों ने जो स्त्री विषयक सवाल किए कि स्त्री साहित्य के संबंध में एक कार्यशाला में ऐसा तो संभव है नहीं। दोनों लड़कियों ने सवाल तो अच्छा किया, पर दोनों लेकर चले गए कहाँ? हम बैठे हैं 10 दिनों से किस लिए? अनुवाद पर विचार करने के लिए। और जैसा कि बजरंग जी को महाश्वेता देवी ने कहा कि यहाँ बांटने के लिए मत आओ, हम अनुवाद और साहित्य के लिए मत आओ। महाश्वेता जी ने, हम बैठे ही हैं, हमारी जाति ही अलग है। यदि माने फिर जाति को आप लोग उस तरफ मत ले जाएं जिस पर ले गए हैं। अभी हमारी जाति ये है कि हम केवल अनुवाद के बारे में सोच रहे हैं। जितनी जानकारी है कि कोई कहीं पर आंकड़ा गड़बड़ हो जाए तो आप विद्वान लोग थोड़ा सुधारेंगे। भारत देश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है, ये 150 करोड़ है। इटली की आबादी मैम 67 करोड़ करीब, 6 करोड़। अमेरिका की आबादी 35 करोड़, ये इंग्लैंड की आबादी 7 करोड़, और 150 करोड़ की आबादी वाले देश अपने यहाँ के जो राजभाषा है अपने यहाँ की और जो उनकी आबादी है, जिसमें से ये हमारे देश के कई सारे राज्य ऐसे हैं जो दुनिया के बहुत सारे देश से भी उसकी संख्या ज़्यादा है। फिर भी हम अनुवाद के जरिए पहुंचना कहाँ चाहते हैं? अंग्रेजी में। कारण जो समस्याएं हैं, अनुवादक भी अनुवाद कहाँ करना चाहते हैं? अंग्रेजी में। इसलिए कि वे मूल लेखक भी और अनुवादक भी इतने यशः प्रार्थी हैं। बजरंग जी ने आप सबको बताया कि वे जो अनुवाद इतने 20-22 वर्षों से जो अनुवाद में उन्होंने ये जो किया, कहीं इनको सूचना मिलती है कि अभी दलित समूह के साथ वहाँ पर आक्रमण हुआ, ये अपने पैसे के टिकट कटाते वहाँ पहुँच जाते हैं। हम साहित्य किसी भी चीज़ पर फैसला नहीं देता, साहित्य आपको स्थिति सामने रख देता है और इसको देख करके आपको निर्णय करना है। आप जब स्त्रियों, ये रीडरशिप क्या है, ये अंदाज कीजिए कि पब्लिशर हाथ जोड़े खड़ा है
अलेक्जेंड्रा मैम के सामने कि इस किताब का हमें अनुवाद दीजिए, अनुवाद करके दीजिए। आप हिंदी के किसी प्रकाशक से बात कीजिए। तो कल ही परसों मैंने बताया कि इस मामले में बजरंग बिहारी तिवारी या देवशंकर नवीन खुशनसीब हैं कि इन्हें अपनी किताब इनकी छप जाए। इसके लिए अपनी तनख्वाह से पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन घनेरों प्रोफेसर हैं हिंदी के जो अपनी किताब, आप लोगों को वे किताबें जिनकी चर्चा अभी बजरंग ने की है क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए कि उसे छापने के लिए वे प्रकाशक तैयार नहीं हैं जिसका बिजनेस का तंत्र जाल इतना फैला हो कि वे बार बार उसे छापे। किसी तरह वह लेखक, वह कवि या वह ट्रांसलेटर किसी तरह 300 कॉपी छपवा लेता है प्रिंट ऑन डिमांड पर, और वह पहले तो फर्स्ट फेज में अपने 100 मित्रों को बांट देता है। जिनको बांटता है वह मुफ्त में पाई हुई किताब दराज में खड़ी रह जाती है, उसको पढ़ नहीं पाता है। ये इतनी सारी समस्याओं से जो झेल रहे हैं, पहले ही दिन कहा था मैंने, कठिन भूमि कोमल पग गामी। ये रास्ता ही इतना पथरीला है कि इस पर चलने के लिए बड़ी सावधानी, बड़े मेहनत की ज़रूरत है। और जहाँ तक केशव जी ने सवाल किया कि मालिक के घर को मालिक का औजार नष्ट नहीं कर सकता, हम मालिक समझे ही क्यों किसी को? अनुवाद हम आज की दुनिया के जो अनुवाद चिंतक या अनुवाद करने वाले लोग हैं, वे किसी को मालिक नहीं समझते। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि दुनिया की किसी भाषा में ज्ञान उपजा है, ये दूसरी भाषा के लोग को जानना चाहिए। हमारी योजना, हमारा उद्देश्य संवाद स्थापित करना है, किसी को मालिक और किसी को अधीनस्थ बनाने का नहीं है। हम इस वर्चस्ववादी, हम मानते ही नहीं कि कोई ये भाषा वर्चस्ववादी भाषा है। हम क्यों माने? हम तो ये मान रहे हैं कि हमने जिस भाषा से जिस भाषा में अनुवाद किया है, ये दोनों ही भाषा ऐसी वर्चस्वशाली भाषा है, इसमें दोनों ही भाषाओं में ऐसी हेजमनी है कि इसमें ऐसा ज्ञान उपजा है। ये इस ज्ञान के प्रति हम लोगों को सावधान होना चाहिए। और इस तरह से अलग अलग सेक्टर बनाना अनुवाद में इसकी इच्छा न करें। यही मैं निवेदन 9 दिनों से कर रहा हूँ, आज फिर कर रहा हूँ। अनुवाद को केवल संवाद करने का एक सबसे बड़ा यंत्र, सबसे बड़ा साधन बने रहने दीजिए। इसमें जिस चीज़ की जहाँ अभाव, जिस चीज़ का दिख रहा है, आप स्वयं उसमें कूद पड़िए। आपको क्यों ज़रूरत है आप दोनों को कि स्त्री विमर्श के बारे में और अस्मिता मूलक विचार पर बात करते हुए बजरंग बिहारी ही क्यों बात करें, गंगा साहेब मीना ही क्यों बात करें, आप क्यों नहीं बात करें? तो इसके लिए आप दोनों को आज मैं यह दायित्व, आप भी जेएनयू की स्टूडेंट है ना? नहीं, कहाँ की है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दो इस देश का या कि इस दुनिया का दो इतना बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, और दोनों विश्वविद्यालयों की दो विदुषी, आप दोनों मिलकर के योजना बनाइए कि जेएनयू में ये हॉल जिस दिन कहेंगे हम दिलाएंगे। इसका नेतृत्व मैं करूंगा। और आप दोनों ये योजना बनाइए कि इसमें अस्मिता मूलक विमर्श के अनुवाद को लेकर केवल और केवल स्त्री केंद्रित पूरे दिन का सेमिनार कीजिए, और उस सेमिनार में जो निकले उसको छपाने की व्यवस्था मेरी होगी। वाह, ठीक है। तो अब ये चलिए पूछ लीजिए, और लक्ष्मण के बाद धन्यवाद अच्छा, हाँ कुछ बोल। प्रणाम सर, मेरा तो सर मतलब कुछ सवाल तो नहीं पूछना है, लेकिन कुछ बातचीत करनी थी कि जैसे कि दलित अस्मिता को लेकर एक चीज ये होती है कि दलित जो भी विचारक है वो लगभग पूंजीवाद का बहुत समर्थन करते हैं कि दलित समाज के पास जमीनें तो रही नहीं थी और इस प्रकार के कुछ संसाधन रहे नहीं थे कि वो
पूंजीवाद का वो लोग समर्थन करते हैं कई मामले में कि हमारे पास जमीनें वगैरह रही नहीं थी, तो जब पूंजीवादी व्यवस्था है तो वो हमको एक समानता उपलब्ध करवाएगी, रिसोर्सेज देगी। लेकिन आदिवासियों के साथ ये है कि आदिवासी जो भी है वो पूंजीवाद को अपना बहुत बड़ा शत्रु समझते हैं कि जो भी पूंजीवादी व्यवस्था आ रही है वो उनके जल, जमीन और जंगल के ऊपर अधिकार स्थापित कर रही है और उनकी जो संस्कृति है उसको पूरी तरह से नष्ट कर रही है। एक ये बात है, इस मुद्दे पर दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों का कई लोगों ने बहुत समर्थन किया था, अम्बेडकर ने समर्थन किया था, लेकिन आदिवासियों ने अंग्रेजों का बहुत विरोध किया था। जितने भी आदिवासी, मुझे जहाँ तक लगता है राजस्थान में भीलों ने विरोध किया था, उधर संथालों ने भी विरोध किया था, मीणाओं ने विरोध किया था। ये भी सब मुझे लगता है इस तरह से जुड़ा हुआ था पूंजीवाद को लेकर। बस यही। ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं। उनकी टिप्पणी थी, सवाल नहीं था सर। एक सवाल अच्छा, एक सवाल और है। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे ऊपर मफलर अभी भी भूल गया था मेरा सवाल। प्रणाम सर, मेरा सवाल गंगा साहब मीणा सर से है। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आपने अपने वक्तव्य में पावर तंत्र का भी इस्तेमाल किया था, पावर स्ट्रक्चर का। मैं ये जानना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त में जो यह ऑपरेसर क्लास के द्वारा बनाया गया ज्ञान तंत्र है वह कहीं न कहीं पावर के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ऐसे मतलब स्ट्रक्चर में भाषा जो है एक खास तरह के टूल की तरह काम करती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन के द्वारा बनाए गए ज्ञान तंत्र से जब भी कोई मतलब विमर्श वो माफ कीजिए सर, ये आदिवासी या इस तरह के जो और समुदायों के लोग जब पढ़ लिख करके बाहर आते हैं तो क्या वो उनके चेतना के सही अर्थों में संवाहक बन पाएंगे? क्योंकि वो क्लास जो पूरा का पूरा सिस्टम वो तो ऑपरेसर के द्वारा बनाया गया है। पाउलो फ्रेरे भी इसी बात को कहता है कि यह जो पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र है वह ऑपरेसर क्लास का है। इसी बात को पोस्ट कॉलोनियल जितने भी थिंकर हैं उन्होंने भी यही बात कही। तो मैं सर इस पर आपकी कुछ राय जानना चाहता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मातृभाषाओं को बचाया जाना जरूरी है। मातृभाषा दिवस अभी गया है, तो उसमें हर किसी की मातृभाषा को बचाना, हर भाषा महत्वपूर्ण है, चाहे उसके बोलने वाले 10 ही लोग बचें और उसी भाषा में बात करेंगे, तो उस दर्शन से जुड़ पाएंगे जो दर्शन उस भाषा में विद्यमान है पहले से। और निश्चित तौर पे हम अंग्रेजी में बात करेंगे, हम हिंदी में बात करेंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी का अपना एक ज्ञान तंत्र है, अपनी एक व्यवस्था है, उसी में हमको अल्टीमेटली उसी भाषा में, उसी मुहावरे में बात करनी पड़ेगी। इसलिए आदिवासी दर्शन के बारे में जब भी बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मौखिक साहित्य को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य को हम नहीं छोड़ सकते, वो आधार है, वहीं से बात शुरू होगी। आप सिर्फ हिंदी के साहित्य के आधार पर बात करेंगे, हिंदी में जो लिखा है रचनाकारों ने, या अंग्रेजी में जो लिखा है, या मलयालम में, या तमिल में, तो उस पर बात पूरी नहीं हो पाएगी, वो बहुत अधूरी बात होगी। और वो मेरे ख्याल से आदिवासी साहित्य का 10% से भी कम है जो गैर आदिवासी भाषाओं में। इसलिए उन भाषाओं को तो बचाए जाने की जरूरत है और उसी में मूल बात वहीं से शुरू होगी। मैं आपसे सहमत हूँ। बढ़िया। हाँ, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए संतोष जी को बुलाऊंगा। संतोष जी रोज आते हैं और पीछे कोने में बैठ जाते हैं और फोटो खींच करके अच्छे भेज देते हैं मुझे। तो आज मैं निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। उससे पहले एक सूचना ये है कि जिन लोगों को इस कोर्स का क्रेडिट वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ये 2 क्रेडिट का कोर्स भी है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए कल एक छोटी सी परीक्षा भी होगी जो आखिरी सत्र है हमारा उसमें। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में तो सारे पीपीटी शेयर कर दिए हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में ईमेल में भी भेज दूंगा। जो व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए ईमेल में उसको देख करके छोटी बस प्रतीकात्मक परीक्षा आप उसको कह सकते हैं, जिनको क्रेडिट सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट जिन्होंने अटेंड किया सबको मिलेंगे। और मैं आप दोनों की आलोचना को स्वीकार करता हूं एक इसका संयोजक होने के नाते, और मैंने योजना ये बनाई थी कि तीनों चीजों पे बात होगी। ये मेरी कमी है कि इसमें हमने स्त्री विमर्श वाली बात शामिल नहीं कर पाए, उसको शामिल करना चाहिए था। कुछ बात उसमें हालांकि ज्योति चावला जी के व्याख्यान में आ गई,
कुछ बात मैडम के उसमें आगे, लेकिन अलग से उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। और सर का प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि आगे हम इस पर आयोजन करेंगे, आपको उसमें मुख्य जिम्मेदारी देंगे और हम निश्चित तौर पर करेंगे। ये दोनों आयोजन होंगे, दोनों आयोजन करें, हम पीछे खड़े रहें, और जो भी और नहीं उठाएगा हम करें, और जो भी और आलोचना आपको करनी है उसके लिए कल हमारे पास में पूरा एक सत्र होगा जिसमें आलोचना और फीडबैक के लिए पूरा अवसर होगा। आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, क्या क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयां रही और क्या हो सकता था, उस सब के बारे में विस्तार से बात करने का अवसर भी आपको मिलेगा। एक बिल्कुल लोकतांत्रिक मंच है। और मैं अब डॉक्टर संतोष रंजन जी को आमंत्रित करता हूं कि वे प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। मुख्य तौर पे सर बाहर से आए हैं, हम सब तो रोज यही पे है, उनका भी सबको धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। डॉक्टर संतोष रंजन कोरियाई भाषा पढ़ाते हैं। ओह बढ़िया। नमस्कार, शुभ संध्या सबको। लगभग 2 सप्ताह के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लगभग आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं और आज के इस सेशन के मुख्य वक्ता प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नाम बहुत सुना था, पहली बार इस दर्शन, उसके लिए मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बजरंग बिहारी सर। एंड इस सेशन में सत्र में गंगा साहेब मीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये सत्र जैसा कि सब लोगों में बातचीत होनी चाहिए। तो अभी 2 युवा शोधार्थियों ने एक बात रखी, उस बात के आधार पर प्रोफेसर नवीन सर ने जो प्रस्ताव दिया, ऑफर दिया, वो भी सराहनीय है और क्या बोलते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। संभवतः यह जो प्रस्ताव है वो परिपूर्ण है। जो मैंने भी जो कार्यक्रम का देखा था उसमें भी मुझे ये थोड़ा सा लगा था कि शायद एक चीज छूट रहा है, ये पोर्शन जो महिला है आपको तो अभी जो मेरे ख्याल से क्योंकि हर क्षेत्र से मतलब अनुवाद, क्योंकि अनुवाद है ये, तो अनुवाद में कई सेक्शन आ सकते हैं, जैसे विदेशी भाषा के बहुत से सेक्शन है, आसिया यूरोप में अलग अलग सेक्शन पे बहुत से है, लेकिन क्योंकि शुरुआत अभी हुई है तो आगे आने दिनों में जब परिशिष्ट होकर के ये संभवतः इस तरह का कार्यक्रम और बड़े लेवल पे और लोगों का साथ में सहयोग के साथ ये और अच्छे से हो पाए, ऐसी कामना करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ के श्रोता हैं जो 2 सप्ताह से मतलब आपके उनके बाद लगभग 4-5 घंटे लगातार सुन रहे हैं और अक्सर ये टाइम के बियॉन्ड चला जाता है 30-40 मिनट्स, तो उनके क्या बोलते हैं धैर्य की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास करके जो क्या बोलते हैं उससे स्टेज के पीछे में जो वॉलंटियर लोग, नेपथ्य के पीछे कुछ लोग हैं जो कि संभवतः सामने नहीं दिख रहे होंगे, बहुत से विद्यार्थी के अलावा भी बहुत लोग इधर बहुत से इन्वॉल्वमेंट होंगे, तो उन लोग का भी धन्यवाद देना। आज इस तरह समाप्त करते हुए सबों का धन्यवाद। इसलिए उनका मैं बोला, नेपथ्य के पीछे है ना वो, चर्चा में नहीं आ रहे हैं, तो सबका धन्यवाद। आपके केंद्र के कर्मचारी लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो कभी नहीं दिखे, तो इसलिए मैं कहा कि नेपथ्य के पीछे जो लोग हैं उनका भी धन्यवाद। तो कल तो खैर सब लोग बातचीत और करेंगे, इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद करके आज का ये सत्र में समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।